तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको उससे पहले उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले पेपर दिखा दूं पिछले साल का, बिकॉज मेरे को उसके एजम्पशंस लेके पढ़ाना है आपको। देखो जरा, पहले तो 3 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल आए थे। इसके अलावा देखो 7.5 के क्वेश्चन आएंगे, 7.5 के 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब 15 ये हो गए, 15 ये हो गए, और ऐसे ही 15 नंबर के आएंगे आपके पास 5 क्वेश्चन जिसमें से आपको करने पड़ेंगे कोई 3। तो 45 नंबर ये हो गए। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके लिए। देखो देखो देखो, तो 15 नंबर ये हो गए, 15 वो हो गए, 7.5 का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 7.5 के क्वेश्चन में। इसके अलावा 30 नंबर का ऑप्शन आपके पास ऐसे मिल जाता है। तो देख सकते हो आपको ऑप्शन अच्छा खासा मिल रहा है। तो ऑप्शन का फायदा उठाना है अपने को। जब ऑप्शन का फायदा उठाना है तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जरा देखो, एक सेकेंड फुल स्क्रीन कर दूं इसको। तो देखो मैंने इसको यूनिट वाइज बांट रखा है। सबसे पहले आपके पास जो आती है पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं जिसमें से आप देख सकते हो थोड़ी ज्यादा कुछ अच्छी खास वेटेज नहीं है, करीब 10 नंबर की इसकी वेटेज है। इसके अलावा देख सकते हो यूनिट टू में प्रमोशन नाम के चैप्टर से ही पिछली बार करीब 20 नंबर तक के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ प्रमोशन नाम की चीज से। तो सॉरी 15 या 20 नंबर जो भी है उसकी वेटेज के हिसाब से आए, मतलब इनसे थोड़ा सा कम आया है। तो इस चीज पर जो ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस पर हम थोड़ा सा वो कम रखेंगे, मतलब थोड़ा कम फोकस रखेंगे। जो अपना मेन फोकस रहेगा वो प्रमोशन वाले चैप्टर पर रहेगा। इन पर मैं थोड़ा आपको ऐसे पॉइंट बता दूंगा जो आप हर किसी पर लिख पाओगे। अच्छा आगे चलें तो देखो थर्ड यूनिट, ये यूनिट थोड़ी सी वैसी भी है, टफ भी है, और इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसमें से अच्छे नंबर का क्वेश्चन आना मतलब बनता है। और ये वाली यूनिट में ये वाला चैप्टर थोड़ा इजी है, ये हल्का सा टफ पड़ेगा आपको, वरना ये हो जाएगा। बट अगर मैं इसको देख के चलूँ तो यूनिट 3 अगर आप ढंग से कर लेते हो तो 40 नंबर तो ये हो गए। तो मतलब उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। आज का अपना मुद्दा बस इतना है कि मैं आपको ये 3 चैप्टर कराने वाला हूँ आज। मतलब यूनिट 1 पूरी हो जाएगी हमारी और एक ये चीज हो जाएगी। तो इस तरह से आज का मुद्दा अपना रहने वाला है। तो देखो मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर्स में से खत्म कर देंगे। चलो बाकी जैसा भी हो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से देख लूंगा। अब देखो सुनो, मैं क्या कराने वाला हूँ, 100% कॉन्सेप्ट आपको कवर कराऊंगा। कॉन्सेप्ट बोला मैंने, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो आप देखो। मतलब अब मैं कैसे लिखवा सकता हूँ, मतलब टाइम नहीं है ना, 2 तारीख को पेपर है, तो मैं आपको 75 मार्क्स तो कवर करा दूंगा। 100% का मतलब 75 मार्क्स से हो गया ना। देखो जरा, आपके पास 150% का पेपर आएगा, उसमें 75 का आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप ये मेरे 4 या 5 लेक्चर्स आप देख लेते हो ढंग से। तो चलो आ जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। फालतू की बातें मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम से रिलेटेड ही रहेगा। बस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे, वरना बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में वैसे भी नहीं आता। तो चलो हाँ, तो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आज मैं आपको ये 3 चैप्टर कराने वाला हूँ, बाकी आप जैसा कमेंट कर दो वैसा, वरना मैं अपने हिसाब से 4 या 5 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा। चलो आ जाओ। तो देखो 2 तरह के नोट्स लाया हूँ मैं। एक तो ये डिटेल्स हैं जो मैंने कहीं से चुराए हैं, और एक मैंने खुद बनाई है अपनी PDF। तो जैसी जरूरत होगी मैं उस हिसाब से आपको करा दूंगा। अब सुनो, लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस। तो बिजनेस का लिटरल मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है। कोई भी एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट होता है उसे मैं बिजनेस बोल देता हूँ। अब देखो सुनो, आपको इस चैप्टर में मतलब जो हम बीओ पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें ऐसी होंगी जो लगेंगी कि मेरे को आती हैं, इसमें सुनने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है। तो देखो सुनो, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओगे तो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेंगे, मतलब आप कुछ चीजें नहीं भी लिख पाओगे, बट एक बार अगर देख जाओगे तो उसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो मतलब हो जाता है। चलो छोड़ो, आ जाओ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले तो बिजनेस का मीनिंग समझो। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है। चाहे आप ठेला लगाते हो, चाहे आप किसी भी तरह की चीज बेचते हो, बस आपका जो मेन मोटो होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी तरह की गुड्स या सर्विस को बेचते हो। देखो सुनो, बिजनेस किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं। चाहे आप मतलब किसी भी तरह का कुछ भी काम करते हो, उसका मेन मोटो अगर इकोनॉमिक है, मतलब इकोनॉमिक मोटिव से मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, कोई चीज बेचना, किसी का इकोनॉमिकली फायदा करना, कंजप्शन करना, प्रोडक्शन करना, ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, देन आई कैन से दैट यू आर डूइंग अ बिजनेस। बट रुक जाओ, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस बेस पर मैं ये नहीं बोल सकता कि आप बिजनेस कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे आप प्रोफेशन कर सकते हो, जैसे CA, डॉक्टर, लॉयर,
प्रोफेशन हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, आप एक बिजनेस में एम्प्लॉय भी तो बन सकते हो। बट मैं यहाँ पे उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ जिसका मेन मोटो प्रॉफिट होता है। इसके अलावा देखो, गुड्स और सर्विस होना बहुत जरूरी है। अगर गुड्स और सर्विस ही नहीं होगा तो आप बिजनेसमैन किस बात का बिजनेस कर रहे हो? जब सामान ही नहीं बेचना, आपको सामान बनाना ही नहीं है, तो बिजनेस किस बात का? अच्छा सुनो, एक चीज और बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अपने दोस्त को घड़ी बेच दी, तो आप ये थोड़ी बोल दोगे कि मैंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, नहीं बोलोगे ना। तो दैट्स वाई एक सिंगल ट्रांजेक्शन को मैं बिजनेस नहीं बोल सकता। अगर मेरे को अपनी घड़ी बेचने वाली बात को बिजनेस बोलना है तो मेरे को लगातार घड़ी बेचनी पड़ेगी, घड़ी बेचने की दुकान शुरू करनी पड़ेगी या किसी भी तरह से ऑनलाइन मोड से ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। बट एक सिंगल ट्रांजेक्शन को मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना नहीं बोल सकता कि मैंने घड़ी बेच दी तो मैं बिजनेसमैन बन गया, मैंने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े कर लिए। अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को लगातार रेगुलरली ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी ट्रांजेक्शंस में। इसके अलावा देखो, रिस्क तो हर चीज में होता है। अब देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आए ना आए, इसमें भी रिस्क है। इसके अलावा आप बिजनेस खोलो तो बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क होता है पूरा पैसा डूब जाए, हो सकता है ना कुछ भी। अब ऐसी कंडीशन में रिस्क होना यहाँ पे काफी स्वाभाविक चीज है। जहां पे आपको प्रॉफिट के मोटिव होता है वहां पर कहीं ना कहीं रिस्क अपने आप चला आता है। अब देखो, फाइनेंसिंग करनी पड़ती है आपको बिजनेस की। अब बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बाहर से पैसा उठा लो, खुद का पैसा डाल दो, लोन ले लो, रिलेटिव से पैसा उठा लो, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैसा डालना पड़ेगा। अगर आप पैसा ही नहीं डाल रहे हो तो बिजनेस कैसा? पैसा ही नहीं डाला तो बिजनेस कैसा? इसके अलावा देखो, आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चूज करना पड़ता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रखना है, एक के नीचे कौन काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यही तो आपके सब्जेक्ट का नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो होगी। अच्छा, इलीगल चीजों को मैं बिजनेस नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर एंड कंपनी खोल ली या फिर किसी भी तरह की इलीगल चीज कि मैं ड्रग्स की खेती करूंगा, ऐसा नहीं चलता। तो इलीगल चीजें बिजनेस में नहीं आती। इलीगल चीजें आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा सुनो, ये बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये तो आप कहीं भी डाल देना उठा के। बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, कॉमर्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो साइंस और आर्ट दोनों होती हैं। साइंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि साइंटिफिक तरीके से करी जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब किसी उसके रूल्स डिफाइंड है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है। आपको कोई नई चीज लानी पड़ेगी, इसके अलावा आपको तरह तरह की चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा लोग आपके साथ किस तरह से सूट कर रहे हैं। और आर्ट का मतलब होता है मेरी खुद की चीज, मेरी खुद की स्किल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी आर्ट है, ये मेरी पर्सनलाइज स्किल है। तो बिजनेस चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनलाइज स्किल भी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना आपका मेन एम है। अगर आपने कंज्यूमर को बना दिया से मतलब है उसकी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा दिया, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अगर आपने कंज्यूमर की लाइफस्टाइल को बढ़ा दिया, आपने अगर कंज्यूमर को फायदा दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बेहद जरूरी होता है एक बिजनेस चलाने के लिए। तो देख सकते हो आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये तो यार बेसिक वाली बात है। प्रॉफिट मोटिव से ही करते हैं यार बिजनेस। कोई ऐसी दुकान दिखा दो जिसका मोटिव प्रॉफिट ना हो कि मैं तो लॉस कमाऊंगा, ऐसी दुकान दिखाओ। इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज को बेचना आपका मेन एम होना चाहिए। अगर आपका मेन एम गुड्स और सर्विस बेचना नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ जाओगे, तो ऐसी चीज हो जाती है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में भी बेचना खरीदना आ सकता है। एक बार को मान लो आपको कमीशन बेसिस पे रखा हुआ है तो आप बेचने में आ जाओगे। बट जो बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि सिंगल ट्रांजेक्शन को मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा। मैंने घड़ी बेच दी, मैंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। तो इसीलिए रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपका सामान बार बार बिकना चाहिए, या आप जो भी काम कर रहे हो उसे बार बार करना चाहिए। एक बार बेचने से प्रॉफिट हो गया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो आपका एक तरह का कैपिटल गेन हो गया। उसे हम रेगुलर बिजनेस से अलग रखते हैं, तभी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल से अलग रखते हैं। अच्छा, ये चीज है। इसके अलावा देखो, रिस्क। अब देखो, प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो अपने आप खिंचा चलाएगा। इसके अलावा फाइनेंस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन आपके सब्जेक्ट का नाम है, जो कि चैप्टर 2 भी है हमारा, वो हमारे देखेंगे। लीगल एक्टिविटी को बिजनेस बोलेंगे, इलीगल मोटिव से बिजनेस नहीं चलता। वो साइंस एज वेल एज आर्ट। आज साइंस का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट वगैरह पर बेस्ड, आर्ट मतलब हुआ पर्सनल नॉलेज। ये वाला पॉइंट आप उठाए कहीं भी डाल सकते हो। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना तो मेन एम ही है हमारा। चलो, आज स्कोप ऑफ बिजनेस। एक चीज और बता दूं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक को मैं नेचर और फीचर दोनों नामों से जानता हूं। तो चाहे वो नेचर पूछे चाहे वो फीचर पूछे, आप यही लिख के आओगे। चलो आ जाओ, देखो स्कोप ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले तो हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं।
किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी हो उसे मैं दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ, या तो वो इकोनॉमिक होगी या तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड। अच्छा, कंजप्शन इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजप्शन को भी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि कंजप्शन करने से किसी ना किसी का फायदा होता है। अगर मैं कंजप्शन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है। दैट्स व्हाई कंजप्शन इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो स्कोप का मतलब होता है, स्कोप का मतलब होता है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, बिजनेस के अंदर क्या क्या आते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं तीन चीजों में बांटता हूँ। पहला तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पर मैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंडर काम करता हूं। जैसे देखो, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर ही मैं एम्प्लॉय बन के काम कर रहा हूं, तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट, खत्म काम। तो एम्प्लॉयमेंट होने के लिए भी कहीं ना कहीं बिजनेस की जरूरत होती है, ये भी तो बात समझते हो आप। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना बिजनेस के ही एम्प्लॉय बन गया। अगर आपको एम्प्लॉय बनना है तो भी आपको एक बिजनेस तो खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप एम्प्लॉय बन सकते हो। एनपीओ की मैं बात नहीं कर रहा, एनपीओ हमारे स्कोप से बाहर है। एनपीओ यहाँ पे कवर नहीं होता, क्योंकि हम जो वो पढ़ रहे हैं, जो हम जिस तरह की वो पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो एनपीओ को तो बिजनेस की कैटेगरी से थोड़ा दूर ही रखो। अच्छा सुनो, प्रोफेशन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि प्रोफेशन में चाहिए होती है स्किल। स्किल, बिना डिग्री यहाँ पे आपका वो नहीं हो सकता, प्रोफेशन में आपका काम नहीं चल सकता। आपके पास डिग्री या स्किल तो होनी ही चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है। तो अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, अगर आपको सीए या लॉयर बनना है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे स्किल चाहिए, डिग्री चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिना डिग्री के सीए बन जाऊं, भले ही मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज हो एक सीए से, बट मेरे को डिग्री चाहिए। इसके अलावा मैं देखो बिजनेस की बात करूं, बिजनेस को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हाँ तो देखो जरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम तीन चीजें देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ जहां पर मैं किसी और के अंडर काम कर रहा हूँ। प्रोफेशन मतलब जहां पे स्किल या डिग्री चाहिए। इसके अलावा देखें बिजनेस, बिजनेस को मैं दो टुकड़ों में बांटूंगा, दो नहीं एक्चुअली तीन टुकड़ों में बांटूंगा, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री को मैं दो सेंस में लेता हूँ। इंडस्ट्री का सबसे पहला सेंस तो आता है वो जगह जहां पे कुछ ना कुछ बनाया जाता हो। इंडस्ट्री का मतलब ऐसी जगह जहां पे कुछ ना कुछ बनाया जाता हो। जैसे देखो, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री जहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड सामान बनता हो, एग्रीकल्चर हुआ, फिश हुआ, ऐसी सब जो छोटी मोटी चीजें होती है, रॉ मटेरियल वाली चीजें होती हैं, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाती हैं। अगर मैं जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करूं, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब हुआ जहां पर जैसे हाइब्रिड वगैरह बनाते हैं, एनिमल्स वगैरह की इंडस्ट्री जो होती है, उनसे हम जेनेटिक में डाल देते हैं, वही जो आप समझ रहे हो। चलो आ जाओ, देखो सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब हुआ जहां पर सामान बनता हो, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्टिव हो गए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे सामान बनता हो, किसी भी तरह का सामान बनता हो, चाहे कोलगेट बन रहा हो, चाहे मग्घा बन रहा हो, कैलकुलेटर बन रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग। एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्ट करना मतलब मिनरल्स निकालना, जैसे कोयला, जैसे कि सोना, ऐसी सब चीजें, जमीन को खोद के कोयला निकालना, ये सब एक्सट्रैक्ट करना हो गया। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब हुआ जमीन से मिनरल्स को निकालना, एल्यूमिनियम, कोल, कोयला, जो सब जो तुम सोचो वो सब। तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब हुआ जमीन से खोद खोद कर चीजों को निकालना। सर्विस को मैंने अलग डाल ही दिया, जो चीज प्रोडक्ट नहीं है वो सर्विस है। किसी भी तरह की सर्विस ले लो, चाहे बैंक की सर्विस ले लो, इंश्योरेंस की सर्विस ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो सर्विस में आ गई। इसके अलावा देखो तो ट्रेड, ट्रेड का मतलब हुआ व्यापार। तो व्यापार का मतलब जैसे कि होम ट्रेड भी हो सकता है और फॉरेन ट्रेड भी हो सकता है। होम ट्रेड मतलब जो अपने इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर हो, मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड किया गया वो होम ट्रेड, और जो इंडिया के बाहर करा गया वो फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा देखो रिटेल शॉप्स, रिटेल शॉप का मतलब वो जो ज्यादा बल्क में काम नहीं करते, छोटा मोटा काम करते हैं, उन्हें मैं रिटेलर बोल देता हूँ, और जो बल्क में काम करते हैं उन्हें मैं होलसेलर बोलता हूँ। जैसे आप देखो, पहले एक बिजनेस होगा, बिजनेस से क्या होगा, होलसेलर के पास सामान जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर देगा कस्टमर को। जैसे बड़े बड़े होलसेलर नहीं होते यार, ये तो नॉर्मल सी चीज है, पता ही होनी चाहिए आपको। अच्छा, फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान भेजना देश से, इम्पोर्ट मतलब बाहर सामान मंगाना, और एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट का मतलब समझते हैं जरा। मैंने क्या करा, अमेरिका से सामान मंगाया और यहाँ मंगा के चाइना को सप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एंट्री पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर दिया, सॉरी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर दिया कहीं और, मतलब अमेरिका से इंपोर्ट करा और चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज एंट्री पोर्ट। अब देखो इंडस्ट्री का दूसरा मीनिंग और समझते हैं। पहला मीनिंग तो हमने इंडस्ट्री का देखा था, वो वाला इंडस्ट्री का पहला मीनिंग तो था जहां पर कुछ सामान बनता हो, जिस सेंस में ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक। इंडस्ट्री का दूसरा मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस नोन एज इंडस्ट्री। जैसे मैं देखो कहूं,
एयरटेल, जियो और बीआई को मिलाकर के मैं बोलूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री बन रही है। तो इस तरह से भी इंडस्ट्री को इंटरप्रेट करा जाता है। तो इंडस्ट्री का लिटरल मीनिंग होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पे किसी तरह का सामान बनता हो, या फिर मैं ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस को भी इंडस्ट्री में क्लासिफाई कर देता हूं। अच्छा देखो, कॉमर्स, कॉमर्स का लिटरल मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी हेल्प से मैं चीज को जहां वो बन रही है उससे उठा करके कंज्यूमर के पास ले आऊं। कॉमर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी हेल्प से मैं सामान को जहां वो बन रहा है उससे उठा करके कंज्यूमर के पास ले आऊं। तो देखो जैसे प्लेस ऑफ कंजप्शन से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लाना कॉमर्स कहलाता है। मतलब मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में सामान बन रहा है, उस सामान को मैं फैक्ट्री से उठा करके आपके पास लेके आ रहा हूं ताकि आप उसे यूज कर सको, दैट इज नोन एज कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड मैंने आपको पढ़ा दिया, वही इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड ये सब। ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ बेचना और खरीदना। सुनो 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो। ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ बेचना और खरीदना। जो आप दुकान पे जाते हो, बेचते हो, खरीदते हो, या दुकानदार बेचता है, आप खरीदते हो, तो इस चीज को मैं ट्रेड बोल देता हूं। बट ट्रेड और ट्रेड को हेल्प करने वाली चीजें, एड का मतलब होता है एड्स, ये वो वाला एड्स नहीं है। एड्स का मतलब होता है हेल्प, AID, एड का मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट। तो ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीजें भी मैं कॉमर्स में ला देता हूँ। तो ट्रेड मतलब से बेचना खरीदना, एंड उसको सपोर्ट करने वाली चीजें, जिन चीजों से हम जहां पे सामान बन रहा है वहां से उठा करके कंज्यूमर के पास ले आए, उसे कॉमर्स बोलेंगे। और बिजनेस क्या है? बिजनेस इन सब चीजों को मिला करके, मतलब रॉ मटेरियल लाने से लेकर के कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विस देने तक बिजनेस कहलाता है। बिजनेस कंज्यूमर को रॉ मटेरियल से लेकर के आफ्टर सेल सर्विस तक जो फैसिलिटी दी जाती है उन्हें मैं बिजनेस में क्लासिफाई कर देता हूं। बट जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स में केवल और केवल सामान बनने के बाद उसे वहां से उठा करके, फैक्ट्री से उठा करके कंज्यूमर के पास तक लेके आना और बेचना खरीदना ट्रेड होता है। तीनों में अंतर समझे? तो बिजनेस बहुत बड़ा है, कॉमर्स उसका बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है ट्रेड। देख पा रहे हो? डायग्राम देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। आजा सुनो, अब ये सपोर्ट क्या होते हैं ट्रेड को? अच्छा, ये जो सपोर्ट होते हैं यही एक तरह की सर्विस भी होती है। ये सर्विसेज ही सपोर्ट देती हैं, ये सर्विसेज ही सपोर्ट देती हैं। बट ये वाली जो मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, ये इनसे अलग वाली सर्विसेज हैं। यहाँ पे जो मैंने सर्विस लिखी है वो ये वाली सर्विसेज से अलग वाली सर्विसेज हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले देखो बैंकिंग। तो बैंकिंग अपने कस्टमर को फाइनेंस करने में हेल्प करती है। कस्टमर मतलब इन द सेंस बैंक का कस्टमर कौन हुआ? जो बिजनेस वगैरह हुए वो सब। हम लोग बैंक के कस्टमर नहीं होते, मतलब एक तरह से हाँ हम लोग भी कस्टमर है, क्योंकि हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वो हमें इंटरेस्ट देता है। बट बैंक जो होता है वो मेन जो अपना पैसा कमाता है वो कमाता है लोन देकर। लोन किसे देगा? बिजनेसमैन को देगा, साफ सीधी बात है। हाँ, हाउस लोन वगैरह उठते हैं बट कम उठते हैं। तो वो क्या करेगा? बैंक उन लोगों को वो देगा, कॉमर्स वालों को सपोर्ट देगा, मतलब जो बिजनेसमैन है उन्हें सपोर्ट देगा और उनको फाइनेंस वगैरह करके हेल्प करेगा। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब तुम इंश्योरेंस मत कराओ तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो बड़ा तगड़ा नुकसान होगा। तो इंश्योरेंस बहुत ही छोटे, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंश्योरेंस कम अमाउंट का होता है, बट वो बहुत ज्यादा रिस्क को प्रोटेक्ट कर देता है। तो इंश्योरेंस तो कराना ही चाहिए, उसमें कोई शक की बात है नहीं। आगे देखो, वेयर हाउस या ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं। वेयर हाउस का मतलब हुआ ऐसी जगह जहां पे सामान को रखा जाता है। अगर आपके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? मतलब मेरे को सामान बेचना होता है गर्मियों में, अब आपके पास वेयर हाउस ही नहीं है, रखने की जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, अब बताओ कैसे रखोगे? तो इस चीज की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तो आज के इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। एडवर्टाइजमेंट की भी काफी जरूरत होती है, पता ही है आपको। एडवर्टाइजमेंट को जो लोग फालतू का खर्चा कहते हैं उनसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, इनके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, इन दोनों में अंतर समझना जरा। एडवर्टाइजमेंट मैं खुद करवाता हूँ, पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। पब्लिसिटी ऐसे होती है कि मैंने आईफोन खरीदा, तू भी खरीद, अच्छा लगेगा। कंज्यूमर आपस में ही आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते चले आते हैं, दैट इज नोन एज पब्लिसिटी। वो टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, हाँ अपनी तारीफ कर रहा हूँ, तो आप लोग बताओगे ना अपने दोस्तों की उससे पढ़ ले, तो दैट इज नोन एज पब्लिसिटी। मेरे को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा, वो पब्लिसिटी होगी। बट अगर मैं आपको सामने से लिंक भेज रहा हूँ, दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग। चलो आगे देखो, मर्केंटाइल एजेंट वगैरह अब यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मर्केंटाइल एजेंट वही यार एजेंट जो होते हैं बीच में, आप रख लेते हो कि बेचा मेरा सामान, जाके धूप में वो घूमता रहता है बेचारा, आप मजे काटते हो, वो चीज़। आ जाओ देखो, सुनो, इसको मैं थोड़ा डीपली और दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद नहीं ये नहीं ये हाँ दूसरे के नोट से पता है मेरे को, ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपको वर्क एफर्ट वगैरह पड़ते हैं, ये सब चीज़ें देख लेना एक बार। तो बिजनेस यहाँ पे बिजनेस वगैरह जो होता है वो
प्रॉफिट मोटिव से कराया जाता है, वो आपको पता है, सर्विस वगैरह के लिए कराया जाता है, सर्विस वगैरह दी जाती है। देखो सामान या सर्विस मेन मोटो है अपने बिजनेस का, प्रॉफिट मेन मोटो है, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट ओनली मोटो। प्रॉफिट बेसिक मोटिव होता है, बट प्रॉफिट के अलावा भी और चीजें होती हैं बिजनेस में, जैसे एम्प्लॉय को खुश रखना। इसके अलावा सर्विस मोटिव होता है, जैसे सोसाइटी का वेलफेयर करना। ये सब किताबी बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप पेपर में लिख कर आओगे। बिजनेस का केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बिजनेस सोसाइटी को भी सर्व करता है, इसके अलावा बिजनेस अपने एम्प्लॉय का भी फायदा चाहता है। चलो आ जाओ, देखो गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं, रेगुलर वाली बात करते हैं। रेगुलर इसलिए क्योंकि एक बार बेच दी घड़ी तो काम नहीं चल सकता ना, रिस्क होना चाहिए, रिस्क के बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो बिजनेस क्या किया, ये वही वाला चार्ट नहीं, अलग चार्ट है थोड़ा सा, हाँ वही चीजें यार देख लो एक बार, कोई वो नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब दो तरह से निकाल सकते हैं हम लोग कि जहां पर बहुत सारा सामान बनता हो, या फिर बहुत सारे बिजनेस को साथ मिला के इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये सब आते हैं, एरोप्लेन इंडस्ट्री उसमें वो सब आ जाते हैं, एयर इंडिया वगैरह अपने वो सब, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। ये आप कुछ खास नहीं है इसमें। अब आ जाओ, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, वही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाइंग सेलिंग, ये सामने पढ़ लिया था। आ जाओ देखो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, या मॉडर्न बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। पहला मोटो है इकोनॉमिक। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम या गोल, वो बिजनेस आके चाहता क्या है, आके चाहिए क्या उस बिजनेस को, क्यों कर रहा है वो बिजनेस, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, आके उसे ऐसा क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो उसे इकोनॉमिक फायदा हो, ये बिजनेस का मेन मोटो होता है। मैंने अभी बोला प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ द बिजनेस, बट इज नॉट द ओनली मोटो ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक मुद्दा बिजनेस का मेन मुद्दा होता है, बट बिजनेस का ओनली मोटिव नहीं होता। इकोनॉमिक के अलावा भी बहुत सारे मोटिव होते हैं बिजनेस में, जैसे सोशल, सोसाइटी का वेलफेयर करना बिजनेस का एक और मोटिव होता है। इसके अलावा देखें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने एम्प्लॉयज वगैरह को हेल्प करना, ये बिजनेस का मेन मोटो होता है। मतलब मेन मोटो नहीं, मतलब उससे अलग थोड़े से और मोटिव भी होते हैं। नेशनल, सोसाइटी को सर्व करना, नेशनल लेवल पर इंडिया को आगे बढ़ाना, ये बिजनेस का मेन एम होता है, ऐसा सरकार कहती है। अब मतलब इन लोगों का कहना है, मैं कुछ कह नहीं रहा। अब देखो करना भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर सोसाइटी का फायदा होगा तो तुम्हारे बिजनेस का ऑटोमेटिकली फायदा होगा, खुद सोचो। चलो आ जाओ, देखो इकोनॉमिक मुद्दा। इकोनॉमिक मुद्दे में आता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मेन मोटो है, मेन इकोनॉमिक मोटो है प्रॉफिट अर्न करना। कस्टमर को बनाना, कस्टमर को बनाए रखना, इनोवेशन वगैरह लेके आना, ये सब यहाँ पे चीजें आ जाती हैं। रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूटिलाइज करना। देखो बिजनेस का एक ही मोटो होता है, कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम। कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम, यही मेन मोटो होता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का। कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी अचीव हो जाए इन अ लेसर टाइम, वो लेस एंड ज्यादा रिजल्ट आ पाए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अचीव हो जाए एंड रिजल्ट ज्यादा आ पाए। कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, सब बात खत्म। देखो ये वाला पॉइंट भी आप उठा के कहीं भी डाल सकते हो। आई रिपीट, कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, ये वाला पॉइंट कहीं भी उठाए कहीं भी डाल दो। चलो आ जाओ, देखो तो रिसोर्सेज वगैरह को अच्छी तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। ये हो गया इकोनॉमिक मुद्दे, मतलब इकोनॉमिकली बिजनेस को आगे बढ़ाना बिजनेस का मेन मोटो होता है, मेन एम होता है। आगे देखो अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को आगे बढ़ाना। तो अच्छी क्वालिटी की सर्विस वगैरह होंगी तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। अगर आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करोगे, अच्छी क्वालिटी की ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करोगे, ट्रेड वगैरह ढंग से करोगे, व्यापार अच्छी तरह से करोगे, कस्टमर को लूटोगे नहीं, कालाबाजारी नहीं करोगे, इस तरह की चीजें नहीं करोगे, मतलब ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करोगे, कस्टमर का ऑटोमेटिकली फायदा होगा। जब कस्टमर का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा। तो ये भी एक तरह का सोशल मोटिव हो जाता है बिजनेस का। आगे देखें तो जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर को जनरल, सोसाइटी को जनरली वेलफेयर करना, मतलब जैसे कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना, स्कूल खोल दो, ट्रेनिंग सेंटर खोल दो, पार्क बनवा दो। इसके अलावा एक चीज होती है CSR, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ। एक चीज होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको लॉ मैंडेट करता है, लॉ बोलता है कि आपको कुछ खर्चा CSR पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी तरफ भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस को सबसे पहले तो अपना खुद का ध्यान रखना है, मतलब इकोनॉमिक मुद्दों का ध्यान रखना है, जिसमें कस्टमर आ जाते हैं, कुछ नई नई चीजों को ढूंढते रहना। जैसे आईफोन हर दिन नया फोन ले आता है, बस उसमें कैमरे अलग होते हैं, बट आ जाता है, वो अलग बात थी। तो कस्टमर बनाना, कस्टमर बनाए रखना, सोसाइटी का फायदा करना, प्रॉफिट कमाना, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सब चीजें इकोनॉमिक मोटो में आ जाती हैं।
इसके अलावा सोशल मुद्दे बिजनेस अपनी तरफ से नहीं करना चाहता, बट फिर भी उसे करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो सुनो, अगर आप सोसाइटी का फायदा नहीं करोगे तो सोसाइटी आपको हटा के फेंक देगी। अगर कोई बिजनेस सोसाइटी का फायदा कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। ये सबसे बड़ा तरीका है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कि आप सोसाइटी का वेलफेयर करते चले जाओ, लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। तो अच्छी क्वालिटी गुड्स और सर्विस दो, इससे भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का फायदा होगा। देखो, हैजार्डियस गुड्स मत बेचो। आपका फोन ऐसा ना हो कि चलते चलते फट जाए, लोग खरीदेंगे। अब आपका फोन ऐसा है कि चलते चलते फट रहा है, तो सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है, और सोसाइटी का अगर नुकसान हो गया तो आपका भी नुकसान हो रहा है। अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी है जिससे सोसाइटी की मतलब आसपास का पूरा एरिया ऐसा हो रहा है कि कोई सांस ही नहीं ले पाता, लोग मर रहे हैं, तो आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। तो सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो, उल्टी ट्रेड प्रैक्टिस मत करो, कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग, ऐसी चीजों पे इंडल्ज मत हो। सॉरी। आगे देखो, जनरल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करो, ट्रेनिंग वेनिंग दे दो यार एम्प्लॉयज को। अच्छा, एम्प्लॉय भी तो सोसाइटी से लाते हो, तो एम्प्लॉय को रखना भी एक तरह से सोसाइटी का वेलफेयर होता है। सुनो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी तो सोसाइटी का वेलफेयर ही है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नहीं देगा तो सोसाइटी के लोग तो अनएम्प्लॉयड मर जाएंगे। ये चीज है। आगे देखो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ाना भी बिजनेस का काम होता है। तो ह्यूमन में जनरली पर्सनली लाते हैं, वर्कर बिजनेस के एम्प्लॉयज। ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय से आ रहा है, ह्यूमन मतलब आदमी क्या बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय, सोशल नहीं, सोशल और ह्यूमन अलग अलग होते हैं। सोशल आसपास की सोसाइटी, ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय। तो देखो, एम्प्लॉय को इकोनॉमिकली फायदा दो, मतलब उसे अच्छी सैलरी वैलरी दो, तो लग के काम करेगा। ये चीज है। इसके अलावा देखो, उसको सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दो। शायद आपने पढ़ा हो मैस्लो की नीड हायर की थ्योरी। तो उसको सोशल तरह का फायदा दो, मतलब उससे सोसाइटी से रिस्पेक्ट वगैरह दिलवा दो। अगर उसे रिस्पेक्ट वगैरह मिलती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा, तो वो ढंग से काम करेगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अब कोई बंदा है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसका काम में मन ही नहीं है, क्योंकि उसके मेंटल हालत ऐसी हो गई है कि वो किसी भी दीवार पे जाके अपना सिर फोड़ ले। तो ऐसी कंडीशन में उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन खराब हो गई। अब जब उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन खराब हो गई तो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जॉब से, तो उसकी सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखो। इसके अलावा अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते रहो। देखो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन एसेट बढ़िया होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप चलती है। अब आप बोलोगे कि ऑटोमेशन कर दो ना, मशीन ले आओ, ह्यूमन की जरूरत क्या है? लेकिन उन मशीन को चलाने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में। आप कितना भी अच्छा ऑटोमेशन कर लो, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर कोड करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आगे बढ़ती है। इसके अलावा देखो, सोशली बैकवर्ड पीपल को आगे बढ़ाओ, उनको जॉब दे दो अपने यहाँ, उनको चीजें सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दे दो। इसके अलावा उनके लिए वो कर दो, वो चला दो कैंपेन वगैरह। आपके यहाँ वो इंटर्न रख लो। और अच्छी बात है, इंटर्नशिप से जितना आपका फायदा होता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा उस फर्म का होता है, ध्यान रखना। चलो देखो, सुनो, नेशनल ऑब्जेक्टिव इंटर्न चूजे होते हैं, आपको पता हो तो। चलो आ जाओ, सुनो, नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटी को आगे बढ़ाओ, जैसे एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ा के, ये सोशल मुद्दे में भी डाल सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रखना है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अलावा देखो, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाना भी बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा देखें तो नेशनल प्रायोरिटी को आगे रखो, ऐसा सामान मत बनाओ जिससे दूसरे देश का फायदा हो। सॉरी, सुनो, आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देना है। बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो देश में एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, जीडीपी को आगे बढ़ाएगा, देश को योगदान देगा अपना। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसे प्रमोट करती है। क्योंकि देखो, जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतने ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, और जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतनी ज्यादा देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। सुनो, जिस देश के पास जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है उतना फायदा रहता है। क्योंकि देखो सुनो, अगर मेरे पास बहुत सारी फॉरेन करेंसी है, तो मेरे को उस करेंसी के लिए ज्यादा पैसे, मतलब कोई चीज मेरे पास भरपूर है, सपोज मेरे पास बहुत सारे सेब हैं, अब मेरे को जो आगे से, मतलब मेरे पास कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि मेरे को सेब खरीदने पड़ेंगे, तो अगला वाला जो सेब आएगा वो मेरे पास कम प्राइस में भी आ सकता है। इशारा काफी है, इससे ज्यादा मैं डीप नहीं आऊंगा, चलो छोड़ो। तो नेशन मुद्दा ये है कि जीडीपी आगे बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, सेल्फ रिलायंट बनो, इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। आत्मनिर्भर भारत इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बस देखो, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे ले आओ। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो लोगों का स्टैंडर्ड अगर बढ़ गया, काम हो गया आपका।
क्योंकि देखो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो अच्छी क्वालिटी की चीजें चाहेंगे, अच्छी क्वालिटी चीजें चाहेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी चीजें बनाएंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी चीजें मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अब जब अच्छी क्वालिटी चीजें बन रही हैं तो बाहर वाले लोग भी उन्हें मंगाएंगे, तो हमारे देश से एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, ये चीज है। इसके अलावा देखो डिस्पैरिटीज अमंग नेशन कम होती हैं, मतलब लोगों के बीच में जो होता है गैप, रिच और पुअर कंट्रीज के बीच जो गैप होता है, उस गैप को कम करने का काम करते हैं बिजनेस। क्योंकि देखो अगर मैंने अपने यहाँ बिजनेस खोला और उस बिजनेस से बाहर वाले देशों ने मतलब मैंने बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करा, तो उस देश की वेल्थ अपने देश में आ रही है, यानी उस देश का पैसा अपने देश में आ रहा है। मतलब मेरा देश अगर गरीब था तो वो देश धीरे धीरे अमीर हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिस्पैरिटी खत्म कर देना, मतलब गैप खत्म हो जाता है रिच और पुअर कंट्री के बीच का। मतलब ये जो गैप था, उस वो देश ज्यादा अमीर था, मेरा देश ज्यादा गरीब था। अब मैंने बिजनेस खोला, उस देश ने एक्सपोर्ट करा मेरे यहाँ से, मतलब उस देश ने इम्पोर्ट करा मेरे यहाँ से, तो मैंने उस देश ने पैसा पे करा होगा मेरे को, तो कहीं ना कहीं देश में पैसा आ रहा है। दैट्स वाई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो बिजनेस खड़ा करना, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से डाल देते हैं हम लोग, तो ये चीज़ है। तो वो उससे ग्रोथ बढ़ती है इकोनॉमी। जस्ट अ सेकेंड, इससे मैं ज़रा फिट कर लूँ। लॉक हो जा, लॉक हो जा, लॉक हो गया। आज सुनो, मेक अवेलेबल ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सर्विस, तो ग्लोबली अपने सामान को ले जाना इज नोन एज ये चीज, इतनी चीज है। आ जाओ आ जाओ, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो सुनो, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक मुद्दा, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, मतलब अपने आप को इकोनॉमिक फायदा देना बिजनेस का मेन मोटो होता है। फिर आता है सोशल मुद्दा, सोसाइटी को आगे बढ़ाना बिजनेस का मेन मोटो होता है। इसके अलावा देखें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वर्कर्स को आगे बढ़ाना, ये भी बिजनेस का मोटो होता है। देखो इकोनॉमिक मोटो यानी कि प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सब बिजनेस के एक तरह के मोटिव होते हैं। जरूरी नहीं है कि बिजनेस मतलब बिजनेस सिर्फ इन पर ध्यान दे, बिजनेस इन पर ध्यान देता है, मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ पर ध्यान देता है, बट ये बिजनेस के इकलौते मुद्दे नहीं है। इसके अलावा वो सोसाइटी पर भी ध्यान देता है, नेशनल, ग्लोबल, ग्लोबल नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ग्लोबल लिख लेना आप अपनी तरफ से, यहाँ पे ग्लोबल, तो ग्लोबल पर, और इसके अलावा अपने वर्कर्स पर ध्यान देता है ताकि बिजनेस आगे बढ़ता रहे। अब मॉडर्न बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो अब इससे इजी क्वेश्चन आप चाहो तो नहीं आ सकता। मॉडर्न बिजनेस के फायदे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब मॉडर्न बिजनेस में क्या क्या होता है। देखो ई बिजनेस है, साफ सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। आप अभी देखना किसी का पार्सल आ रहा होगा, देखो बाहर जाके देखो किसी का पार्सल आ रहा होगा। इसके अलावा देखो मैं आज ही पार्सल मंगाया मैंने 2-3, चलो तो ई बिजनेस हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यही चीज। इसके अलावा देखो IT रिवॉल्यूशन, ज्यादातर चीजें ऑटोमेट हो गई हैं। आपको क्या लगता है बैंक में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होती हैं वो कोई इंसान बैठ के करता है, सब सॉफ्टवेयर करता है, तो वो चीज IT रिवॉल्यूशन है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप चलती हैं, ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती। अब देखो कुछ हद तक तो रहेगी, बट मोस्टली जो चीजें हैं वो ऑटोमेट हो गई हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है थी। तो IT रिवॉल्यूशन ने काफी असर डाला है। इसके अलावा देखो कैपिटल इंटेंसिव, मशीन्स का यूज आजकल बढ़ गया है, मॉडर्न बिजनेस में मशीन का यूज बढ़ गया है। इसमें क्या, अरे बताओ क्या समझाने वाली बात है। मॉडर्न बिजनेस के बारे में पूछा है तो मशीन का यूज बढ़ गया है, ई बिजनेस होने लगा है। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव चीज है, IT वगैरह आ गया है। इसके अलावा देखें तो ग्लोबली वो बढ़ रहे हैं आगे, नए बिजनेस ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बताओ समझाने वाली बात क्या है, नए बिजनेस ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लो और बताओ अब इसमें समझाने वाली बात क्या है मेरे को, तो ये समझो। इसके अलावा देखो वो एनवायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले के जमाने में केवल और केवल बिजनेस का मोटिव होता था प्रॉफिट, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे बिजनेस का मोटिव भी बदलता गया। बिजनेस आजकल सोशल, पर्सनल और इसके अलावा नेशनल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे रहे हैं, ग्लोबल पर भी, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा देखो साइंस, आर्ट, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैंने बोला था छाप देना। आ जाओ, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, तो रेगुलेशन और जो कंट्रोल होता है बिजनेस का वो आजकल जनरली बड़े बड़े, देखो सुनो, ये जो रेगुलेशंस होते हैं ये आजकल थोड़े से टाइट हो गए हैं और थोड़े से हल्के हो गए हैं। क्या बोल रहा है, तुझे खुद पता है तू क्या बोल रहा है, रेगुलेशन टाइट हो गए हैं और थोड़े से हल्के हो गए हैं। अब सुनो, अभी डिपेंड करता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। अगर देखो आप एक कंपनी की बात कर रहे हो तो कंपनी में रेगुलेशंस भर भर के हैं, कंपनी अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकती। कंपनी एक्ट पूरा बना हुआ है, सेबी एक्ट बना हुआ है और भी बहुत चीजें हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो गए काम से। तो रेगुलेशंस बढ़ गए हैं बहुत सारे फॉर अ कंपनी। बट अगर मैं बात करूं लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड, तो बहुत से सेक्टर में आज लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अगर आप 1991 से पहले की बात करोगे, मतलब ये जो LPG पॉलिसी थी अपनी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे पहले की अगर मैं बात करूं
तो चीजें काफी टफ थी, हर चीज की लाइसेंस चाहिए था। आपको बिजनेस खोलना है तो लाइसेंस चाहिए, आपको बिजनेस बंद करना है तो लाइसेंस चाहिए, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सी चीजें कर भी नहीं सकता था। बट आज की डेट में जो मॉडर्न बिजनेस है उन पर रेगुलेशंस थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली 1991 से। बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे आज भी रेगुलेशंस हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। इसके अलावा देखिए कंट्रोल ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का जो मेजर कंट्रोल होता है वो आज के डेट में जनरली उन ओनर्स के पास होता है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास पैसा उठाने के बहुत से तरीके बढ़ गए हैं। जैसे अगर मैं कंपनी खोल लूं, मैं शेयर लिस्ट कर दूंगा, तुरंत पैसा आएगा तुरंत। अब देखो कंपनी बेकार है, फ्रॉड कर चुके हो 20-25 बार, तुम्हारी कंपनी डूबी हुई है, लोग तुम्हारी कंपनी के नाम से चिढ़ते हैं, वो अलग बात रही। बट तुम्हारे पास पैसा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिवेंचर उठा दो, वो उठा दो, लोन लेंगे लोग, तो ये चीज है बस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है बिजनेस की, अभी हमने बात करी सोशल ऑब्जेक्टिव की, ये चीज तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, देखो भाई मैं क्या बताऊं। अब देखो सुनो, बहुत से लोग क्या करते हैं, मजे मजे में बिजनेस खोल लेते हैं कि हम तो बिजनेसमैन बनेंगे। भाई तुम्हें बिजनेस के बारे में पता क्या है, पहले थोड़ी बहुत अपने फील्ड की नॉलेज तो लेके आओ, उस तरह की काम में जॉब तो करो, जॉब करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन लोग ऐसे ही खोल लेते हैं, उन्हें पता नहीं है। एक बात तो ये रही, दूसरी चीज ये देखो, आज के डेट में बिजनेस खोलना कंपेरेटिवली आसान हो गया पहले जमाने से। आप आसानी से फंडिंग उठा सकते हो, आपके पास टैलेंट है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। हजारों तरह के आइडियाज हैं, पहले जमाने में आइडिया भी कहाँ होते थे। आज के डेट में एक क्लिक पर मैं इतने आइडिया ला के दे दूंगा आपको, बस क्या बताऊं, क्लिक नहीं, चलो टाइप करना पड़ेगा मेरे को तो। बट फिर भी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है आजकल। देखो आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, कोई सा भी फील्ड उठा के देख लो, हर फील्ड में आपको इतना कंपटीशन मिल जाएगा, क्या बताऊं बस। चलो बस यूपीएससी मत लिखना कमेंट में, आ जाओ। अच्छा सुनो, रोल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब देखो फायदे क्या है बिजनेस के, बिजनेस के फायदे क्या है। देखो पहला वाला पॉइंट कहीं भी, ये पॉइंट कहीं भी उठा के डाल सकते हो आप, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स तो आप कहीं भी उठा के डाल सकते हो, कहीं भी, आई रिपीट। अब देखो कहीं भी का मतलब ये होता है कि रिलेटेड क्वेश्चंस में, अब आप कहीं भी उठा के डाल दो, मतलब कहीं, समझो ना, मतलब रिलेटेड चीज डालोगे तो ही तो नंबर मिलेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि वो कौन है, आप मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा बहुत देख समझ के सोच के डालना है आपको। तो इंपॉर्टेंस बतानी है बिजनेस की, फायदा क्या है बिजनेस का, क्यों करते हैं बिजनेस। तो देखो ताकि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सके, रिसोर्सेज मेरे बहुत अच्छी तरह यूज होंगे तो मैं अपने आप आगे बढ़ूंगा। कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, उसी चीज के बारे में लिखा गया है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। चलो देखो इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ की बात करूंगा मैं यहाँ पे। बिजनेस का मेन मोटो होता है जीडीपी को आगे बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी बिजनेस का मेन एम है। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं, सोशल चेंजेस कर सकते हैं बिजनेस के साथ में। बिजनेस के साथ में सोसाइटी को आगे बढ़ाना बहुत आसान है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है बिजनेस, बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, ध्यान रखो। चलो आ जाओ देखो, अब देखो वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी के साथ हम जुड़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज की डेट में दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। इंडिया, द वर्ल्ड हैज बिकम अ विलेज, द वर्ल्ड हैज बिकम अ विलेज, समझो जरा इस बात को। पूरी दुनिया एक गांव के समान हो गई। जैसे गांव में मैं किसी के पास भी ऐसे तुरंत जा सकता हूँ, ऐसे ही आईटी टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक छोटा सा विलेज बन के रह गई है। मतलब मैं कभी भी किसी भी चीज को एनी टाइम एनीवेयर विजिट कर सकता हूँ। देखो सुनो, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी रिड्यूस हो गई है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज मैं कोई बिजनेस डाल रहा हूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं वो आएगा, पैसा आएगा, तो मेरे पास गरीबी खत्म होगी और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी खत्म होती जाएगी देश में। अब सुनो, मैंने बिजनेस लगाया है, मेरे अंडर एम्प्लॉय भी तो काम करेंगे, उन एम्प्लॉयज को भी सैलरी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी खत्म करने का काम करता है बिजनेस। चलो आगे देखो, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम खुद पर डिपेंडेंट है, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि आज के डेट में काफी चल भी रहा है। तो देखो सुनो, एक्सपोर्ट वगैरह प्रमोट करना यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा खुद का सामान तो खुद बना ही लेंगे, चाइना से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो देखो प्रोडक्शन, अगर देखो बिजनेस ही नहीं होगा तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होंगे।
तो देखो बिजनेस क्यों चाहिए, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए बिजनेस चाहिए। इसके अलावा बिजनेस क्यों चाहिए, देश को ग्लोबल लेवल पे ले आने के लिए चाहिए। बिजनेस क्यों चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए बिजनेस चाहिए। बिजनेस क्यों चाहिए, बिजनेस जीडीपी बढ़ाने के लिए चाहिए। बिजनेस क्यों चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए चाहिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए बिजनेस चाहिए। बिजनेस क्यों चाहिए, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज बनेंगी। बिजनेस क्यों चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज आगे बढ़ सकें। बिजनेस क्यों चाहिए, ताकि सोसाइटी आगे बढ़ सके। बिजनेस क्यों चाहिए, ताकि देश का टैक्स बढ़ सके, ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा आ सके, ताकि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर सके। एंड मैनी 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 मोर पॉइंट। अब देखो सुनो, लकीर फकीर मत बनो। आप अपने आप भी कोई पॉइंट डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। कोई भी पॉइंट डाल दो उठा के, जो आपका मन करे, रिलेवेंट, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सही होना चाहिए। अगर आप मुझसे बोलो ये है, तो मैं आपकी बात को गलत ना कर पाऊं, ऐसा पॉइंट आप पेपर में उठा के डाल सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। ओपन सब्जेक्ट है, ओपनली करेंगे, मतलब कुछ ऐसे रटने वाली बात नहीं है। तो देख सकते हो बिजनेस का मीनिंग पढ़ा सबसे पहले हमने, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े बिजनेस के, कि बिजनेस में होता क्या क्या, बिजनेस आखिर है क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट मोटिव के लिए करा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बदले में आती हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन, मैं एक सिंगल घड़ी बेच दी तो मैं बिजनेस एम्पायर नहीं बन जाता। इसके अलावा देखें तो रिस्क वगैरह आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा फाइनेंसिंग का मुद्दा होता है, मेन मुद्दा जो होता है फाइनेंस का, वो बिजनेस में आ जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा चैप्टर है, अभी वो देखेंगे। लीगल एक्टिविटी को ही मैं बिजनेस बोलूंगा, कोई फालतू एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलूंगा। बिजनेस को साइंस एज वेल एज आर्ट बोलते हैं। जो अपना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, वो बिजनेस का मेन मोटो होता है। फिर हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उन्हीं को भी मैं प्यार से, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं इनको मैं 3 टुकड़ों में बांट देता हूँ। पहला है एम्प्लॉयमेंट, फिर प्रोफेशन, फिर बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है जो किसी के अंडर काम करता है एक एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा प्रोफेशन मतलब किसी भी ऐसी जॉब जहां पर स्किल वगैरह की जरूरत होती है। बिजनेस मतलब ऐसी चीज जो सामान लाने से लेके, रॉ मटेरियल लाने से लेके, उसे बनाने से लेकर के सामान पहुंचाने तक, पहुंचाने से लेके आफ्टर सेल सर्विस तक काम करता है, उसे मैं बिजनेस बोलता हूँ। ठीक। इसके अलावा देखें तो बिजनेस के अंडर आता है कॉमर्स। कॉमर्स में ऐसा होता है कि सामान बनने के बाद उसे वहां से उठाकर, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठा करके कंज्यूमर के पास तक ले आना, दैट इज नोन एज कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी 2 चीजें आती हैं। ट्रेड मतलब सिर्फ बेचना और खरीदना। ट्रेड्स इज अ एक्टिविटी दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स। तो बेचना खरीदना ट्रेड, उससे थोड़ा बड़ा कॉमर्स, उसके ही पापा बिजनेस। ठीक। तो कॉमर्स में ट्रेड के अलावा एड टू ट्रेड भी आते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज जो यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज बची हैं वो तीसरे पार्ट में आ जाती हैं इसकी, यहाँ पर। चलो आगे। तो मुद्दे 4 होते हैं बिजनेस के, मेन मोटो 4 होते हैं। इकोनॉमिक मुद्दा हो सकता है, सोशल मुद्दा हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय को आगे बढ़ाना, नेशन को आगे बढ़ाना, या ग्लोबल लेवल पर बिजनेस को आगे बढ़ाना। चलो सुनो, तो पुराने जमाने में एक लौता मुद्दा होता था बिजनेस का, प्रॉफिट। बट आज की डेट में बिजनेस के मोटिव बदले हैं और ये 4 चीजें भी इसमें जुड़ गई हैं। यहाँ पे ग्लोबल लिख लेना अपनी तरफ से, कुछ नहीं। आज सुनो, तो मॉडर्न बिजनेस के फीचर क्या क्या है, ये सारे फीचर हैं। नई बिजनेस में क्या क्या आया है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजनेस होने लगा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आईटी रिवॉल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साफ सीधी बात है, मशीन यूज होने लगी है। इसके अलावा देखें तो ग्लोबल लेवल पे पहुंच गए हम लोग, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो बिजनेस आजकल बड़े ही, मतलब पब्लिक से पैसा उठाने लगे काफी सारे, और भी कई चीजें हैं जो आप लिख सकते हो। बस देखो, अब ये देखो अपना लास्ट मुद्दा, उसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। आज के यूनिट, मतलब आज का वो खत्म नहीं होगा, लेक्चर खत्म नहीं होगा, बट पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। सुनो, पहले मैं बात करूं बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन की, इन तीनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस वगैरह मैं ज्यादा कुछ वो कर नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही देख लो एक बार। तो बिजनेस का मतलब होता है किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का वैसा वाला काम जिसमें स्किल वगैरह इन्वॉल्व होती है। वोकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का काम जिसमें मतलब जिससे किसी भी तरह का मेरा घर चलता हो। कोई भी ऐसा काम जिससे मेरा घर चलता हो वो वोकेशन है। जैसे छोटी मोटी सिलाई वगैरह हो गई, या और मतलब बहुत सी चीजें, वो सब वोकेशन में आ जाती हैं। वोकेशन के एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो एक सेकेंड। वोकेशन में कुछ ऐसी खास स्किल नहीं लगती। वोकेशन के एग्जांपल्स, एग्जांपल मिल जाए यार, है ये नहीं है। अच्छा चलो मैं ही बता रहा हूँ। वोकेशन के एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि सिलाई करना, कढ़ाई करना, शर्ट सिलना, और गाना गाना, और भी कुछ भी ले लो यार जिसमें मतलब
देखो स्किल चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट उस तरह की स्किल नहीं चाहिए। बिजनेस के लिए जो एंटरप्रीनियरशिप माइंडसेट चाहिए होता है, बिजनेस के लिए एंटरप्रीनियल माइंडसेट चाहिए होता है, प्रोफेशन के लिए आपको एक डिग्री चाहिए या बहुत ही तगड़ी वाली स्किल चाहिए। बट वोकेशन जो होते हैं वो नॉर्मली आ जाते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लम्बिंग वगैरह मैं नहीं कह रहा कि प्लम्बिंग में वो जरूरत नहीं होती, मैकेनिक बनने में जरूरत नहीं होती स्किल वगैरह की, बट उस तरह की स्किल नहीं चाहिए। वो काम कोई भी कर लेता है। आप देखो, आप जैसे बाइक वाइक मतलब थोड़ी बहुत सही भी कराने जाते हो, 10-15 रुपए देते हो और इससे ज्यादा क्या दोगे। तो इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं, इनमें स्किल तो चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट इस तरह की स्किल कोई भी एक्वायर कर सकता है ज्यादा मेहनत किए बिना। तो वोकेशन जो होता है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी काम मैं अपनी घर चलाने के लिए करता हूँ, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा सा अलग, उसे मैं वोकेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मीनिंग, अब देखो एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर्मेलिटी। तो एस्टेब्लिश करने के लिए बिजनेस को आपको डिपेंड करता है आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो। अगर देखो आप बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो सोल प्रोप्राइटर वाली, मतलब आसपास जैसे आपकी दुकान देखी होंगी आपने, तो उनमें में तो कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे कंपनी वगैरह बना रहे हो तो वहां पे फॉर्मेलिटी होती है, बहुत फॉर्मेलिटी होती है, कागज के कागज बनाए जाते हैं। पढ़ेंगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे ये चीज, फॉर्मेलिटी कितनी चाहिए होती है बिजनेस बनाने के लिए। बिजनेस को बनाना भी है अपने उसमें, दिखा दूं मैं आपको। हाँ देखो ये चीज यहाँ पे पढ़ेंगे ये सब हम, इसमें अबे अबे क्या खुल गया, सॉरी आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ, तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करना और फॉर्मेलिटी करने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रोफेशन के लिए आपको एक ऑफिस चाहिए होता है, सीए का ऑफिस देखा हो, डॉक्टर का ऑफिस देखा हो, तो ऐसे ऑफिस चाहिए होते हैं। लॉ वालों के चैम्बर होते हैं, वो देखियो, उतनी फॉर्मेलिटी होती है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस पर्टिकुलर उससे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे सीए को चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लॉयर्स को चाहिए होता है बार काउंसिल का सर्टिफिकेट। तो इस तरह के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। बट वोकेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जिस दिन जैसे चाहो वैसे कर लो। अब सिलाई कढ़ाई करने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए बताना मेरे को जरा। हाँ, कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, सही कह रहे हो, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सही बात। बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है यार इंडिया में। अब किसी से बोलोगे कि मैं सिलाई सीख रहा हूँ क्या, छोड़ो। क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे ऐसी कुछ ज्यादा खास नहीं चाहिए होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी चाहिए। और यहाँ पे तो कुछ ना भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अब मैं सीए बन के अपना ऑफिस खोल रहा हूँ, नीचे मतलब कोई रिस्क है नहीं, हल्का फुल्का रिस्क होगा बहुत। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम कर रहे हो, और रिस्क होता बहुत ही कम है, ना बराबर, बिल्कुल प्रोफेशन से भी कम बोल रहा हूँ। कैपिटल की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत पैसा चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा चाहिए जितना ऑफिस के लिए चाहिए बस। इसके अलावा यहाँ पे पैसे की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस। मतलब वैसे तो नहीं होती, ये तो सबसे खराब चीज है इस तरह से मान के चलो आप। तो यहाँ पे सबसे कम होगी ये तरह मान के चलो। तो फिर भी कुछ चीजों में जरूरत होती है, मैं मना नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली देखें तो। आ जाओ सुनो, अब मेरे को कोई काम स्टार्ट करना है जैसे चाय के ठेले लगाने, तो नहीं, वो तो स्टार्टअप में आ जाएंगे, एमबीए चाय वाला। चलो आ जाओ। वैसे चाय बेचना यार शुरू करना है मेरे को, बड़े सक्सेसफुल लोग बनते हैं चाय बेच के। सुनो, रिवॉर्ड तो बिजनेस के बदले रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन के बदले रिवॉर्ड मिलता है फीस। प्रोफेशनल्स फीस चार्ज करते हैं, देखा आपने, डॉक्टर फीस चार्ज करता है, सीए फीस चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि वो एनपीओ की तरह काम करते हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं वो एनपीओ होते हैं, डॉक्टर्स एंड एनपीओ अच्छा मजाक है ना, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, यहाँ पे जो रिवॉर्ड होता है वो किसी भी तरह का प्रॉफिट हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है, तो इसी तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं यार। जस्ट अ सेकंड, रुकना, पानी पी लूं बस। अच्छा सुनो, हाँ चलो, हाँ तो वोकेशन के फीस की बात कर रहे थे हम, रिवॉर्ड की। तो वोकेशन में जो फीस होती है उसे मैं जनरली चार्जेस बोलता हूँ। जैसे मतलब चार्ज बोल देते हैं यार, क्यों बोलते हैं पता नहीं मेरे को। तो ये जो होता है इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें मिलता है फीस, प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, इसमें चार्जेस बोल देते हैं उससे बस प्यार से, वरना प्रॉफिट ही होता है यार, वही एक ही बात है यार। तुम नाम बदल के बोल दो, कोई यार फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ, बाई बिल कर सकते हैं। प्रोफेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मत सॉरी प्रोफेशन में कैसे ट्रांसफर कर दोगे? मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी क्या डॉक्टर बन जाएगा ऐसे ही? उससे भी तो डिग्री करनी पड़ेगी, अगर वो डिग्री कर लेता है तो बन जाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अब देखो, ऑक्यूपेशन को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली जो वोकेशन होता है ये गॉड गिफ्टेड स्किल होती है। जैसे कोई बंदा सिलाई कढ़ाई अपने आप ही सीख लेता है, तो ये चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। अब इससे तुम कैसे ट्रांसफर करोगे? बिजनेस को तो ट्रांसफर कर लोगे,
प्रोफेशन को कैसे ट्रांसफर करोगे, मेरे को समझाओ। कैसे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा बिना कुछ करे, बताओ, सोचो। इसके अलावा देखें वोकेशन। अब देखो मेरे पापा वकील है, मैं तो वकील बन जाऊंगा, तो भाई तेरे को डिग्री भी तो करनी पड़ेगी। अब तू बिना डिग्री करे वकील कैसे बन जाएगा, मेरे को ये समझा। अब सुन, वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है जो चीजें गिफ्ट गॉड गिफ्टेड होती हैं। एक तरह से मानो जैसे गाने की स्किल की बात करूंगा, तो इसके लिए आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने बच्चे में, आपके जीन्स ट्रांसफर होके उसमें गाने की स्किल आ जाए, वो अलग बात रही। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, रेयरली होता है, बट आप उसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट का मतलब हम निकालते हैं प्रॉपर्टी से। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टी, मैं बता दूं, डीपली बता दूं इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे कभी। एक चीज होती है प्रॉपर्टी और एक चीज होती है पोजेशन। एक चीज होती है प्रॉपर्टी, एक चीज होती है पोजेशन। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप किसकी है, और पोजेशन का मतलब होता है वो चीज पड़ी किसके पास है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो चीज है किसकी, मतलब ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, और पोजेशन मतलब आज की डेट में वो चीज किसके पास पड़ी हुई है। जैसे देखो मेरा कैलकुलेटर है, वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी मेरी है बट पोजेशन आपका है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी से। तो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी भी अपने बेटे को, नहीं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ कर सकता हूँ यार, बिल बना के उन्हें भी कर सकता हूँ शायद, चलो छोड़ो। कोड ऑफ कंडक्ट, तो बिजनेस में काय का कोड ऑफ कंडक्ट होगा यार, बिजनेस में कैसा कोड ऑफ कंडक्ट, थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट नॉर्मली नहीं होता। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा देखें तो अब देखो कंपनी वगैरह की हम बात थोड़ी सी नहीं करेंगे, वहां तो होते ही यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, वहां कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करोगे तो क्या करा तुमने। आगे देखो प्रोफेशन, प्रोफेशन में ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बस तुम्हें क्या बताऊं, मतलब किसी भी तरह का प्रोफेशन देखना, वहां पे ऐसे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बैठे होंगे, क्या ही बताऊं। तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन बहुत होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं उनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जैसे सीए के लिए आईसीआई, डॉक्टर के लिए पता नहीं मेरे को, लॉयर्स के लिए बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये अपने स्टैंडर्ड्स निकालते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस निकालते हैं, उनके तहत में काम होता है। तो दैट्स वाई प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं वोकेशन की, तो वोकेशन में काहे का कोड ऑफ कंडक्ट, जो चीज तुम्हें बाय वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, गॉड गिफ्टेड चीज मिली है, उसके लिए तुम क्या करोगे, मतलब उसमें क्या ही का कोड ऑफ कंडक्ट लगा लोगे, कौन सी सिलाई कढ़ाई में तुम वो लगा लोगे यार, क्या बोलते हैं उसे, कोड ऑफ कंडक्ट। मोटिव क्या होता है, मोटिव यार देखो बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट के अलावा भी थोड़े बहुत मोटिव होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़े सोशल, नेशनल, ऐसे सब, ठीक है। तो प्रोफेशन जो होता है वो जनरली उससे होता है, मतलब प्रोफेशन का जो मेन मोटो होता है वो सोसाइटी को सर्व करना होता है। प्रोफेशन का मेन मोटो होता है, प्रोफेशन का मेन मोटो होता है सोसाइटी को सर्व करना। डॉक्टर्स का मेन मोटो है सोसाइटी को सर्व करना, सीए का मेन मोटो है सोसाइटी को सर्व करना। बोलो अच्छा मजाक है, हाँ मजाक तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, बट आपको लिख के आना है। चलो सुनो, वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जहां पर क्या बोल रहा था, हाँ वोकेशन मोटिव की बात चल रही थी। तो वोकेशन का मेन मोटो होता है अपना लिविंग निकालना, मतलब सिर्फ अपने अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना, मतलब पैसे कमाना वोकेशन का मेन एम होता है, कि मैं जिंदा तो रह जाऊं, मैं किसी भी तरह से बस पैसे कमा के जिंदा रह जाऊं, ये मेरे वोकेशन का मेन एम है। वोकेशन का मेन एम पैसा कमाना नहीं होता, वोकेशन का मेन एम होता है लिवलीहुड कमाना। लिवलीहुड हमने बचपन से पढ़ते आए हैं लिवलीहुड, तो उस लिवलीहुड को मैं वोकेशन बोल देता हूँ। वोकेशन मतलब गॉड गिफ्टेड स्किल, वोकेशन मतलब लिवलीहुड निकालना, ऐसी सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। अब अपने दूसरे चैप्टर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उससे पहले लेंगे 1 सेकेंड का ब्रेक बस। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे हम चलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात बता दी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जिसमें एक बिजनेस काम करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैं डीपली बता दे रहा हूँ, पहले देखो सुनो। ऑर्गेनाइजेशन शब्द पर फोकस करो अभी, केवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को अरेंज करना। तो बिजनेस के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं उनको अरेंज करके एक जगह ले आना इज नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस में आपको जितनी भी चीजें चाहिए उन चीजों को एक जगह ले आना और उन्हें अरेंज करके एक जगह पर प्रोडक्शन के लिए अरेंज कर देना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। पहली डिफाइन तो ये हो गई। अब इस डिफाइन से बहुत सारे एक्सपर्ट्स सहमत नहीं होते, तो उन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो एज अ फंक्शन डिफाइन करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को।
एज अ फंक्शन का मतलब हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा काम है जिसमें मैं पोजीशंस को बांट देता हूँ। देखो जरा, जस्ट अ सेकंड, मैं पोजीशन को बांट रहा हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बैठा दिया बॉस, अरे बॉस बॉस बैठ जा, मैंने यहाँ बैठा दिया बॉस को, फिर बॉस के नीचे आएगा E1 मतलब एम्प्लॉय 1। यार मेरा पेन चल गया। हाँ, तो बॉस के नीचे मैं बैठाऊंगा E1। आपको पता है यार बजट कम है मेरा, तो काम चलाना पड़ता है। हाँ, तो बॉस के नीचे बैठेंगे एम्प्लॉयज, तो इसको ही मैं बोल दूंगा एज अ फंक्शन। तो ये जो E1 E2 E3 है, ये जो एम्प्लॉयज हैं बॉस के नीचे, इन्हीं को मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ला दूंगा। सुनो बस, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझो। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग हुआ सारी अरेंज चीजों को, मतलब जितनी भी चीजें जरूरी हो प्रोडक्शन के लिए, जितनी भी चीजें हैं प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, उनको एक जगह लेकर के आना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। पहली बात तो ये रही। बट कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते, तो उन्होंने अपनी थ्योरी बना डाली ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन। तो मैं पहले एज अ फंक्शन की बात करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन का मतलब हुआ पोस्ट क्रिएट कर देना। ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन का मतलब हुआ पोस्ट क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन का मतलब हुआ पोस्ट क्रिएट करना। पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फंक्शन का मतलब हुआ पोस्ट क्रिएट करना। जब मैं पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ उसी को मैं ऑर्गेनाइजेशन बोल देता हूँ। आपने 12th क्लास में जो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा था ना, मैनेजमेंट का एक फंक्शन के तौर पर, उसी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात चल रही है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब इस तरह से बॉस डिफाइन कर देना और एम्प्लॉयज को डिफाइन कर देना। बॉस कौन होगा, एम्प्लॉयज कौन होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के तहत आ जाती हैं। कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा, कौन किस पोस्ट पे काम करेगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन किसके ऊपर नजर रखेगा, कौन किसको डायरेक्शन देगा, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन में आ जाती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर, देखो सुनो, ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर काफी फिक्स चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर एक बॉस बैठेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठेगा। ये चीज यार मतलब उसी को घुमा फिरा के बोल दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन का मतलब हुआ जब मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी वगैरह दे देता हूँ तो एज अ फंक्शन हो गया। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर में बांट देता हूँ तो वो हो गया स्ट्रक्चर। सुनो बस, तो चीजों को लेकर के आना, उसे अरेंज करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। अब उन चीजों को एक उसमें बैठा देना, एक स्ट्रक्चर में बैठा देना कि बॉस कौन होगा, एम्प्लॉय कौन होगा, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो तरह की डिफाइन हमारे पास आ जाती है। देखो साइंस भी है, आर्ट भी है। मैंने आपसे बोला था कहीं भी उठाई डाल देना। तो साइंस का मतलब हुआ कि बहुत ही सोच समझ के वाला काम करना जाता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मतलब कितने लोग ऊपर होंगे, कौन लोग नीचे होंगे, कितने लोग नीचे होंगे, नीचे वालों को कितनी पावर देनी है, कितने ज्यादा लोगों को रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे रिपोर्ट करेगा, ये सब चीजें एज अ साइंस आ जाती हैं। आर्ट के तौर पर ऐसे आ जाती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उस पर आर्ट की तरह मतलब चलता है ये चीज। मतलब जैसे मैं बोलूँ तो पर्सनलाइज नॉलेज होती है, एक मेजर की अपनी खुद की नॉलेज लगती है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हो। इसका मीनिंग पढ़ जाना केवल एक बार मीनिंग पढ़ लोगे ना तो ये सब पॉइंट डाल लेना, उसमें मीनिंग पढ़ जाना एक बार बुक से अपनी। आ जाओ देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखो। सबसे पहले तो कॉमन गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल ही कॉमन नहीं है तो काम ही नहीं चलेगा ना। ऑर्गेनाइजेशन करना है मेरे को, बीओ तो लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट का नाम ही बीओ है यार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीजों को अरेंज करना, बॉस और जूनियर का रिलेशन डिफाइन करना, इसको ऑर्गेनाइजेशन हम बोलेंगे यहाँ पे। अब सुनो, एक कॉमन गोल ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। कॉमन गोल तो होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन गोल ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ आ जाते हैं किसी कॉमन गोल के लिए। जब वो कॉमन गोल ही नहीं होगा तो लोग साथ कैसे आएंगे, जब लोग साथ ही नहीं आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए आपके पास एक कॉमन गोल जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक कॉमन गोल ही नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाओगे। देखो रूल रेगुलेशन तो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें रूल और रेगुलेशन ही नहीं है तो नहीं चलेगा। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क, हम क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। बीओ में जब मैं ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे बॉस बैठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं E1 E2 E3 बैठा रहा हूँ, E1 E2 और E3 बैठा रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरे को मतलब मैं काम को बांट रहा हूँ ना, मैं काम को ही तो बांट रहा हूँ, इस बॉस के काम को इनमें बांट रहा हूँ। दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। मैं काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। क्यों बांट देता हूँ, ताकि वो लोग उस काम को बार बार करते रहेंगे और उस काम के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, मतलब एक्सपर्ट बन जाएंगे।
उसी एक्सपर्ट को मैं बोलता हूँ स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन। जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो स्पेशलाइजेशन अपने आप आएगा। देखो जब ये लोग ऐसे बैठेंगे, अगर इन्हें पता है कि मेरे को इसको जवाब देना है, इसको पता है मुझे इसको जवाब देना है, इसे पता है मुझे इसको जवाब देना है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठेगा। अगर मैं सबके रोल डिफाइन कर दूं, अगर मैं सबको बता दूं ये तुम्हारा बॉस है, ये तुम्हारा एम्प्लॉय है, ये तुम्हारा बॉस है, ये वाला एम्प्लॉय है, इसको इतनी रिपोर्ट देनी है, इसको इतना काम करना है, इसको इतना काम नहीं करना, अगर मैं ये सारी चीजें डिफाइन कर देता हूं तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठेगा। अगर मैं ये सारी चीजें पहले से डिफाइन कर दूंगा तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं बैठेगा। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। चलो सुनो, रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो पाएंगे। यहाँ पे वही वाली बात चल रही है यार कि ये रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे, वही चीज। आयो सुनो, मैन मेड रिसोर्सेज वही वाला है यार, कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, बोला ना आपसे, कहीं भी डाल दो, डाल दिया लो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैन मेड। तो देखो ये चीजें मैन मेड होती हैं। आपको पता हो कॉमर्स का पूरा सब्जेक्ट ही मैन मेड है, इवन सब कुछ ही मैन मेड होता है यार, इसकी क्या ही बात करूं। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है, आपको अपने हिसाब से चेक करना है, आपको अपनी पर्सनल नॉलेज लगानी है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा। ठीक, इसके अलावा देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन के कई मॉडल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन का भी पेपर है यार आपका। तो कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो फ्लो होती है वो एक स्केलर चेन में होती है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन जो होती है वो एक लाइन में फ्लो होती है। कम्युनिकेशन जो होती है वो एक लाइन में फ्लो होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। इस आप फ्लो को तोड़ नहीं सकते। अगर इस फ्लो में जा रही है, मतलब ए से बी को, बी से सी को, सी को डी को, तो इस तरह जा रही है तो इस तरह से ही जाएगी, आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, अगर आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर से मान के चलना, फ्रेमवर्क से मान के चलना, जब आप किसी तरह का फ्रेमवर्क बना रहे हो तो उसमें कम्युनिकेशन पैटर्न को बैठाना, कम्युनिकेशन मॉडल्स को बैठाना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई हम कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नाम के पेपर में। चलो सुनो, अब देखो एनवायरमेंट यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट की बात चल रही है, तो बिजनेस एनवायरमेंट को समझना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने एनवायरमेंट को नहीं समझा तो कॉम्पिटिटर खा जाएगा बेटा आपको। सॉरी लैंग्वेज थोड़ी इधर हो गई, थोड़ा बहुत इधर चला जाता हूँ, खुद भी कंट्रोल रखो। अब सुनो, अगर आपने अपने एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया, एनवायरमेंट मतलब आसपास वाली चीजें, बिजनेस एनवायरमेंट मतलब बिजनेस के आसपास वाली चीजें, तो अगर आपने अपने एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है सरकार की पॉलिसी आपको खा जाए, हो सकता है कॉम्पिटिटर आपको बर्बाद करके चला जाए। तो ऐसी सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। नोकिया किसने बोला, चलो छोड़ो, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों करें हम। तो देखो मैनेजमेंट को हेल्प करता है, सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा आपका जो जूनियर है वो कौन है, आपका सीनियर कौन है, आप कितने लिए, आप उसके प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपकी पावर कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखो कम कॉस्ट कम टाइम ज्यादा काम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बढ़ेगा। साफ सीधी बात है, जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, उन्हें पता होगा मेरा बॉस है, मेरा एम्प्लॉय है, तो वो ढंग से काम करेंगे, ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, प्रॉफिट होगा। सर्वाइवल भी लिखी रहते, क्यों छोड़ दिया। अब देखो सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो, मतलब मेन मोटो तो प्रॉफिट होगा ही होगा, प्रॉफिट के अलावा सर्विस मोटिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि सोशल मोटिव पूरा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, एम्प्लॉय मोटिव पूरा हो जाए, इसके अलावा नेशनल मोटिव पूरा हो जाए, इसके अलावा ग्रोथ हो जाए, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बैठा रहे, इसके अलावा हम क्यों करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, मैनेजमेंट को हेल्प होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं भाई। जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे आप बताना क्यों करते हैं, और अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं तो आप बताओगे क्या है, उसकी मेन चीजें क्या है, फीचर्स क्या क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, मेन चीजें क्या क्या है, वो बताओगे आप। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा है तो क्यों चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछा है तो क्यों चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो एक्चुअली वो चीज है क्या, अंदर से उसके दिल तक जाके देखो उसमें फीचर्स क्या 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 है, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें मौजूद है। अब देखो बीओ क्यों चाहिए, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इसके वाला ही वो है, इसका वाला आंसर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे इधर।
अबे जा जा नीचे जा। हाँ तो वो वाला आंसर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, थोड़े बहुत पॉइंट्स बढ़ा बढ़ा के। देखो ये लिख रहा है सक्सेस होगी ऑर्गेनाइजेशन में। बीओ की जरूरत क्या है यार, जरूरत क्या है, सक्सेस होगी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन बैठा रहेगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। देखो स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट भी हम डाल सकते हैं, स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो कहीं पे भी। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आप बस कॉमन कॉमन पॉइंट दो चार याद कर लेना, हो गया आपका काम। तो इसके अलावा ग्रोथ मनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, भैया सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ थियरी भी डाल दो कहीं पे भी। डेलीगेशन कर सकते हो आप आराम से, मतलब मैं अपने जूनियर को अपना काम सौंप सकता हूँ। एक चीज होती है डेलीगेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। आज मेरे पास बहुत काम है, आज ये काम तुम कर दो, ये हो गया डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ मैंने पॉलिसी बना दी कि आज से काम तुम्हारा ही है, ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मतलब आज ये काम तुम कर दो क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया मैंने पॉलिसी बना के पावर ही तुम्हें दे दी कि सारा काम तुम ही करोगे, ये हो गया डेलीगेशन। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। देखो अब यहाँ पे इनिशिएटिव जो बोला गया है वो किस सेंस में बोला गया है। इनिशिएटिव का मतलब हुआ वर्कर्स सामने आके अपने आइडिया देंगे, ये वो वाला इनिशिएटिव नहीं है, बिजनेस खोलने वाला इनिशिएटिव नहीं है। ये वाला जो इनिशिएटिव है इसका मतलब है वर्कर सामने आकर आइडिया देंगे, वर्कर सामने आकर आइडिया देंगे, वर्कर आइडिया देंगे, वर्कर आइडिया देंगे। तो सुनो, वर्कर आइडिया देंगे। अब अगर देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर आपके यहाँ सजेशन बॉक्स है, अगर आपके यहाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वर्कर कहीं ना कहीं सामने आकर आइडिया देंगे। अगर आपके यहाँ वर्कर को आइडिया देने पे दबाया जाता है, वर्कर को जॉब से निकाल दिया जाता है, अगर वर्कर सामने आकर कुछ बोलता है तो आप उसका डिमोशन कर देते हो, सैलरी काट देते हो, तो वर्कर डरेगा आपके यहाँ पर आके सामने चीजें बताने से। इसीलिए इनिशिएटिव अच्छा लेना चाहिए आपको, मतलब वर्कर्स को अपना आइडिया रखने का मौका देना चाहिए। देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए तो कॉपरेशन बना, मतलब कॉपरेशन वगैरह बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देश आगे बढ़ेगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हो। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो गया यार, छोड़ो आगे। बीओ के प्रिंसिपल्स, ये याद करना है, ये याद करना है, ये आप अपने तरफ से नहीं डाल सकते। देखो मैं साफ बताऊं, ये जो पॉइंट है मतलब प्रिंसिपल आप अपनी तरफ से कैसे डाल दोगे, देखना पॉइंट देखना इसके, ये पॉइंट आप अपनी तरफ से कैसे डाल दोगे नहीं बताओ, तो ये याद करने पड़ेंगे। पहला देखो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, वही यार कम कॉस्ट कम टाइम में ज्यादा काम। इफेक्टिवनेस होता है कम टाइम, एफिशिएंसी मतलब होता है कम कॉस्ट। अब कम टाइम कम कॉस्ट ज्यादा काम, ये चीज हो गई इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सिंप्लिसिटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे सिंप्लिसिटी की, तो सिंप्लिसिटी का मतलब हुआ सिंपल तरीके से काम करेंगे हम लोग। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, मतलब सिंपल तरीके से काम करना। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होना चाहिए, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा मुश्किलें आपको आने लगेंगी। तो सिंपल रखो अपने स्ट्रक्चर को, जब सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो कोऑर्डिनेशन अपने आप आएगा। अभी ऊपर इतनी बात करी कोऑर्डिनेशन की हमने। यूनिटी ऑफ कमांड रखो, मतलब एक बॉस ही एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, ऐसा नहीं है कि इस एम्प्लॉय को एक इस बॉस से भी ऑर्डर आ रहा है और इस बॉस से भी ऑर्डर आ रहा है। ये बॉस बोल रहा है कि नाले में कूद जा, ये बॉस बोल रहा है कुएं में कूद जा, अब ये एम्प्लॉय कूदे कहाँ, तो ये फांसी लगा लेगा। तो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब वो स्ट्रक्चर सालों साल से चेंज ही नहीं हो रहा, एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है बिजनेस का। देखो बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक होता है ना, बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक होता है, मतलब चेंज होता रहता है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप नहीं संभले वक्त रहते तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सरकार की पॉलिसी खा जाएगी या कॉम्पिटिटर खा जाएगा, तो बच के रहना पड़ेगा। दैट्स वाई एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट के साथ साथ में अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहो। जब चेंज करना है तो साफ सीधी बात है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप उस चीज को बाद में चेंज करना चाहते हो तो वो चीज फ्लेक्सिबल भी तो होनी चाहिए, तभी तो चेंज कर पाओगे। अगर वो चीज फ्लेक्सिबल ही नहीं है तो उसे चेंज कैसे कर दोगे। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस किस का होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पर भी आधारित है। कितनी पावर देंगे, कितनी जिम्मेदारी देंगे, उसके हिसाब से ही हम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। मतलब मेरे बॉस के पास कितनी पावर होगी, मेरे एम्प्लॉयज के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये चीज डिसाइड करने का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त सामने वाले की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं बड़े ही प्यार से डिफाइन कर देता हूँ। इसके अलावा देखें स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है एक लाइन में फ्लो होनी चाहिए आपकी बात, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक लाइन में फ्लो होनी चाहिए।
जैसे ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, डी ले लूं। अगर ए को डी से बात करनी है तो ऐसे बात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पहले बी को बताएगा, बताना, वो बी को बताएगा, बी सी को बताएगा और सी फिर बताएगा कहीं जाके डी को। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चैनल फ्लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत लो लेवल का वर्कर हो और ये है बॉस। अब बॉस वर्कर से थोड़ी बात करेगा, उसका लेवल नहीं गिर जाएगा। अच्छा, लेवल चलो अलग बात रही, बट उसके पास यार काम होते हैं यार, बॉस ऐसे रोज रोज एम्प्लॉइज की दुख दर्द सुनने लगा तो हो गया उसका काम। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट्स वाई एक स्केलर चेन होनी चाहिए, मतलब स्केलर चेन के हिसाब से कम्युनिकेशन फ्लो होगी। शायद आपने 12th में पढ़ा। चलो आगे देखें तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के नीचे कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, एक मैनेजर के नीचे कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो जब मैं वो बनाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो मैं एम्प्लॉयज का नंबर भी डिफाइन करता हूँ कि इस मैनेजर के नीचे कितने एम्प्लॉय काम करेंगे। तो दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। बात खत्म। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल से भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। आगे देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटा गया तो स्पेशलाइजेशन आया। अभी हमने देखा काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे ताकि स्पेशलाइजेशन आ जाए। अब देखो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल यार, सीधी बात, कॉमन गोल की बात चल रही है, कॉमन गोल। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब किन किन नियमों पर बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात तो कॉमन गोल पर बेस्ड है, कॉमन गोल पर बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड है, इसके अलावा स्पैन ऑफ कंट्रोल पर बेस्ड है, एक मैनेजर के नीचे कितने लोग काम करेंगे इस पर बेस्ड है। इसके अलावा मैं देखूं तो यूनिटी ऑफ कमांड आनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड ऐसी आनी चाहिए, एक एम्प्लॉय ही उसको ऑर्डर देगा, वही वाला एग्जांपल। चलो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब डायनामिक है ना एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट डायनामिक है तो आप मतलब चेंज करते रहो अपने आप को। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी, हो गया काम आपका। फिर बैलेंस रखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके अलावा देखें तो यूनिटी ऑफ कमांड रखो, कमांड को यूनाइट कर, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड यार वही एक एम्प्लॉय एक बॉस एक एम्प्लॉय को ही ऑर्डर देगा, वो वाली चीज। इसके अलावा देखें तो कोऑर्डिनेशन बना के रखो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डूब गए आप। सिंप्लिसिटी बना के रखो, सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा, सब लोग अपने आप में लड़ के ही मर जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बना के रखो। बात खत्म। अब देखो स्कोप क्या क्या है, ये वही फालतू वाली चीजें हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, बाइंग एक्टिविटी में भी स्ट्रक्चर चाहिए, सेलिंग ऑफिस इन सब में स्ट्रक्चर चाहिए। ये आप अपने आप देख लेना एक बार, कुछ खास है नहीं इसमें, वो यार फालतू वाले पॉइंट दे रखे हैं, कुछ ऐसा नहीं। आ जाओ प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ये थोड़ा सा मतलब वैसा। अब इससे पहले मैं वो दिखा दूँ आपको, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। क्या बोल रहा है, शॉर्ट में बोल के लॉन्ग नोट खोल दिए। ये वाला पॉइंट इसमें दे नहीं रखा है एक्चुअली। अबे 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 ये तो प्रमोशन वाला फेज आ गया, रुक जाओ। चलो छोड़ो, पहले प्रमोशन ही पढ़ दें उसके बाद दिखा दूंगा। आ जाओ। मेरा लैपटॉप बोल रहा है रेस्ट दे दे मुझे, एक सेकंड देख लूँ इसकी भी सुन लूँ ना, अभी तो चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रमोशन का मतलब होता है बिजनेस को खोलना, बिजनेस को स्टार्ट करना इज नोन एज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है बिजनेस को लाइफ में ले आना, बिजनेस को खोल देना, बिजनेस को खड़ा कर देना इज नोन एज प्रमोशन। प्रमोशन करने वाले को हम बोलते हैं प्रमोटर। मतलब जैसे अगर मैंने बिजनेस खोल लिया तो मैं हो गया प्रमोटर। अच्छा, तो एंटरप्रीनियर क्या होता है, हमने सुना था ऐसा कुछ एंटरप्रीनियर करके कुछ होता है। मैं तो एंटरप्रीनियर बनने का सोच रहा था, ये क्या होता है? एंटरप्रीनियर का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो किसी तरह का इनोवेशन वाला काम करता है, कुछ नया ही मॉडल ले आया उठा के। जैसे देखो जोमेटो की बात करूं मैं, तो आज से पहले क्या ऐसा सिस्टम था कि खाना घर तक आ जाएगा, आप वो करोगे? नहीं था ना। तो उसको बोलते हैं इनोवेशन, कुछ नया करना। तो उस नई चीज को, अगर कोई नई चीज बिजनेस लेके आता है, दैट इज नोन एज इनोवेशन, या स्टार्टअप बोल देते हैं, या एंटरप्रीनियरशिप बोल देते हैं उसको। तो अगर मैं बिजनेस को नए तरह से कर रहा हूँ, कोई नई तरह का ही बिजनेस ले आ रहा हूँ, इज नोन एज इनोवेशन। अब आप चाय वाय के एग्जाम्पल मत देने लगना, वो सालों साल से होता रहता है। अब बहुत से लोग उसे ही स्टार्टअप बोल देते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नए तरह के बिजनेस की, बिल्कुल नए तरह के बिजनेस की, जो कि आज तक मतलब हुआ नहीं है पहले कभी। दैट इज नोन एज बिजनेस, वो एंटरप्रीनियरशिप। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की। प्रमोशन जो होता है वो किसी भी तरह के बिजनेस को स्टैब्लिश करने से रिलेटेड होता है। जैसे कंपनी
कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए क्या करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हम एप्लीकेशन देते हैं। तो जो बंदा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके एप्लीकेशन देगा कि मुझे कंपनी खोलनी है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर। एंड जब वो बिजनेस को खोल रहा है, यानी उस कंपनी को खोल रहा है, तो वो हो गया प्रमोशन। सिमिलरली अगर मैं किसी तरह की दुकान खोल रहा हूं तो मैं हो गया प्रमोटर, और जब मैं उस दुकान को खोल रहा हूं दैट इज नोन एज प्रमोशन। तो बिजनेस खोलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यार से प्रमोशन। ठीक है, अब प्रमोशन में स्टेजेस क्या क्या आती हैं। स्टेजेस मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्रमोशन के। स्टेजेस मतलब पार्ट्स भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि प्रमोशन करने के लिए क्या क्या फेजेस होते हैं। पार्ट्स बोल लो, फेजेस बोल लो। अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं चाहिए यार तुम्हारा ट्रायल। पार्ट्स बोल लो, फेजेस बोल लो, एक ही बात पे पार्ट्स बोल लो, फेजेस बोल लो। तो मतलब ये जो था अपना प्रमोशन, प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ से शुरू होगा आखिर प्रमोशन। तो प्रमोशन शुरू होगा आइडिया ढूंढने से। प्रमोशन शुरू होगा आइडिया ढूंढने से। अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो बिजनेस कैसे कर लोगे मेरे भाई, पहले आइडिया तो देखो। बिना आइडिया के तो पत्ता भी नहीं हिलता, बिजनेस खड़ा करना तो बहुत दूर की बात रही। आप अगर एक आइडिया नहीं होगा आपके पास तो कैसे कर लोगे यार बिजनेस, साफ सीधी बात है। तो अगर आपको बिजनेस खोलना है तो पहले आइडिया चाहिए। चलो आइडिया आ गया मेरे पास, आइडिया आ गया तो इन्वेस्टिगेट करो। ऐसा थोड़ी है कि आपको सपना आया और आपने बिजनेस को खोल डाला। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेट करो, उस चीज के बारे में पता करो कि बिजनेस चलता भी है या नहीं, लोग खरीदते भी हैं या नहीं, लोगों को चाहिए क्या है। अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर को ढूंढो। आप ये चेक करो मेरे को लार्ज कस्टमर को टारगेट करना है या नीश मार्केटिंग करनी है। नीश मार्केटिंग का मतलब होता है नाइस, ये अच्छी, नीश नॉट नीचे, नीश, नीश मतलब होता है छोटा मार्केट सेगमेंट। ऐसा तो नहीं होता, स्पेलिंग पर मत जाना। हाँ, तो नीश जो होता है इसका मतलब होता है छोटा मार्केट सेगमेंट। अगर आपको छोटे मार्केट सेगमेंट को पकड़ना है तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करो। अगर आपको बड़ा मार्केट सेगमेंट पकड़ना है तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करो। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है किस तरह की चीजें आपको चाहिए। तो जब आप बिजनेस डालना चाहते हो तो पहले आइडिया देखो, आइडिया के बाद इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिक्वायर्ड चीजों को ढूंढो, जिसको ही मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ एक छोटे सेंस में। जो मैंने आपको पहले डिफाइन बताई थी वो इस बारे में थी कि असेंबल करो रिक्वायर्ड चीजों को, आइडिया लाओ, इन्वेस्टिगेट करो, रिक्वायर्ड चीजों को ढूंढो। जैसे मतलब मेरे को तेल का बिजनेस डालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले आइडिया लेके आऊंगा कि मेरे को तेल का बिजनेस डालना है। अब मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, इतने रुपए किलो मिलता है, इतना प्रॉफिट होता है, इतने लोग लेते हैं, इतने दुकान वाले खरीदते हैं, इतने लोगों को रिटेल चाहिए, इतने लोगों को होलसेल चाहिए। फिर उसके हिसाब से मैं चीजों को लाऊंगा, मशीन लाऊंगा, पैकेजिंग मशीन लाऊंगा, तेल निकालने वाली मशीन लाऊंगा, सरसों के बीज लाऊंगा, इसके अलावा और भी कई चीजें। उसके बाद मैं ढूंढूंगा पैसा कहाँ से लाऊं। बहुत बढ़िया, मतलब पहले मैं चीजों को असेंबल कर रहा हूँ, उसके बाद पैसे ही सोच रहा हूँ। तो ये स्टेप्स ऊपर नीचे हो गए हैं, ये आप देख लें। मतलब पहले पैसा चाहिए, उसके बाद ये। और देखो फाइनेंसिंग का मुद्दा तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। अगर आपको आइडिया भी चाहिए तो भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है। फाइनेंसिंग के लिए, आइडिया के लिए फाइनेंसिंग चाहिए। मैं तो ऐसे खड़े खड़े आइडिया निकाल डालूं। अरे मेरे भाई, जब आप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स यानी इंजीनियर्स को रखोगे, किसी वैल्यूअर को रखोगे जो आपको बताएगा कि इस तरह का सामान रखो। आइसक्रीम का धंधा डाल रहे हो आप, तो आइसक्रीम टेस्ट करने वाला बंदा भी तो रखना पड़ेगा, वो भी तो बताएगा कि किस तरह की आइसक्रीम चलेगी बाजार में। अगर आप चॉकलेट का धंधा डाल रहे हो तो आपको वहां पे वो भी तो रखने पड़ेंगे टेस्ट करने के लिए उन्हें। इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती है। तो आइडिया के लिए आपको वो चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी आपको वो चाहिए पैसा, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन आप छोटे लेवल पे समझो तो कर लाओ। अब आपको अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा तो वो चाहिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसा तो चाहिए। अब देखो प्रमोटर के द्वारा किस किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करते वक्त। तो देखो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे बिजनेस किस लाइन में है। बिजनेस लाइन में क्या है, बिजनेस है कहाँ, बिजनेस कर क्या रहा है। प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, मार्केट का सर्वे करेंगे, ये चेक करेंगे कि मार्केट चल कैसे रहा है, प्रोडक्ट कैसे चल रहा है। उस हिसाब से मैं सामान को लेके आऊंगा। लोगों को फिल्टर बड़े पसंद आ रहे हैं, स्नैपचैट लॉन्च कर दो। लोगों को फिल्टर बड़े पसंद आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फिल्टर डाल दो। इसके अलावा लोगों को बाहर जाना नहीं पसंद, उनके लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ओपन कर दो। साइज डिसाइड करना पड़ेगा, उससे लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। अब देखो सुनो, मैं बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ दूर हाईवे पे, बिल्कुल बीचों बीच हाईवे के, जहां दूर दूर तक कोई आता ही नहीं है, सुनसान पड़ा रहता है पूरे दिन रास्ता। चलेगा क्या? कितना भी अच्छा होटल खोल लूं, अच्छा
अब बहुत से लोग वो देंगे एग्जाम्पल, आपने बहुत बड़ा रिसोर्ट मतलब बहुत बड़ा होटल खोला, तो लोग आएंगे, मान रहा हूँ आ जाएंगे, बट उस लेवल पे नहीं आएंगे जितने आते अगर मैं उसे बीच बाजार में खोलता। समझ रहे हो ना? अब तो लोकेशन का फर्क पड़ता है। इसके अलावा देखो, चॉइस करनी है ओनरशिप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो मतलब कल देखते हैं, से आज वो नहीं छेड़ेंगे नहीं, मतलब इनमें से कौन सा मुद्दा मैं यूज करूं, इनमें से कौन सा मैं यूज करूं, सोल प्रोप्राइटर लगाऊं, अपनी खुद की दुकान खोल लूं, या पार्टनरशिप में बनाऊं, दो लोगों के साथ मिलकर खोल लूं, एलएलपी बनाऊं, पार्टनरशिप का जुड़ा भाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या कंपनी बनाऊं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दूं, गोकुल धाम सोसाइटी। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। अच्छा सुनो, फिर हम देखते हैं फाइनेंस कहाँ से लाऊं, पैसा कहाँ से लाऊं। तो बिजनेस खोलते वक्त मैं बिजनेस की लाइन चूज करूंगा, बिजनेस का नेचर चूज करूंगा, लाइन मतलब नेचर, किस नेचर का बिजनेस मेरे को खड़ा करना है, मेरे को पानी पूरी का ठेला लगाना है या मोमोज का ठेला लगाना है, तो नेचर डिसाइड करना है। उसके अलावा देखूंगा मैं प्रोडक्ट कैसा है, उसका मार्केट सर्वे कैसा है, लोग किस तरह का बिजनेस, किस तरह का प्रोडक्ट लेते हैं, लोग किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हैं। उसके बाद मैं देखूंगा मेरी बिजनेस यूनिट का साइज कितना होगा, फिर मैं लोकेशन के बारे में सोचूंगा, फिर मैं सोचूंगा किस तरह का बिजनेस मेरे को डालना है, फिर उससे रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, फिर उसका लेआउट चेक करके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को बना डालूंगा, मतलब फर्म के अंदर कैसा स्ट्रक्चर लगेगा, फर्म के बाहर कैसा होगा, फर्म के अंदर कैसे होगा, दोनों चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर में तो मेरी मर्जी मेरा राज, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बढ़िया चलेगी। पार्टनरशिप में दो लोगों की और मेहनत चाहिए होगी, तो उनके साथ मिलके कैसा होगा। कंपनी में तो देखो पूरी लॉस चलती है, तो उसका बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से बहुत ही घटिया काम होता है। देखो, अगर आपको बाहर से पैसा उठाना है तो कंपनी से अच्छी कोई चीज नहीं है। कंपनी, अगर आपको बाहर से कहीं से पैसा उठाना है तो कंपनी से अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर में पैसा डालोगे या पैसा उठाओगे तो आपका घर बार चला जाएगा। कंपनी में जितना पैसा आपने डाला उससे 1 रुपया ऊपर नहीं जाएगा। और एलएलपी तो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो कल देखेंगे, आ जाओ। अब देखो लॉन्चिंग भी तो करनी है यार, फर्म के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली तुमने, इतना सब कर लिया, अब लॉन्च नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो किस तरह से लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, डेट क्या रहने वाली है, राइट टाइम राइट प्लेस पे वो होगी या नहीं होगी, लॉन्च होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी। कंज्यूमर को किस तरह से हम सपोर्ट करेंगे, कंज्यूमर किस तरह से एक्वायर करेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट नहीं देंगे, स्टार्टअप खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। ये जो स्टार्टअप की फंडिंग वगैरह होती है इनके पीछे बहुत बड़े होते हैं पर्दे। चलो बाद में कोई बात करेंगे, आ जाओ छोड़ो। सुनो, अब बात करते हैं बिजनेसमैन की क्वालिटीज के बारे में। वाह 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 वाह, हम 12th करके आ गए, अब हमें यही पढ़ना तो रह गया था कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज क्या होती हैं। तो उसे बिजनेस की नॉलेज होती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग होता है, बेचारा कथा मजदूरी करता रह जाता है, कोऑपरेशन बना के रखता है, करेजियस होता है, इनोवेशन करके रखता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ऑनेस्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल लाता है, डिसिप्लिन लेके आता है, इनोवेशन करता है, एंड एडेप्टेबल होता है चेंजेस से। आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है, एनवायरमेंट डायनामिक है, उससे एडेप्ट करना पड़ता है। एडेप्ट मतलब ढलना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने को मैं बोलता हूँ एडेप्टेशन। हमने सालों साल से, जमानों से, मतलब जब इंसान सालों साल ढलते ढलते ऐसे हुए हैं, इंसान इतने विकसित हुए हैं ढल ढल के, सिचुएशन के हिसाब से ढलकर इंसान डेवलप हुए हैं, वो क्या एडेप्टेबिलिटी। तो आपको एडेप्ट करना पड़ेगा एज पर द चेंजिंग डायनामिक एनवायरमेंट। आपको बिजनेस एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ एडेप्ट करना पड़ेगा, देन यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बस यही देखना तो रह गया था, बस यही देखना तो रह गया था। चलो 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 चलो, अच्छा ये देख सकते हो क्या, मेन फीचर ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस के मेन फीचर क्या क्या है। तो मॉडर्न बिजनेस के वही यार मेन फीचर है, आईटी टेक्नोलॉजी चाहिए, एसएस मतलब ई बिजनेस हो गया है, पैसा मशीन मैकेनिकली आ गया है, फाइनेंसिंग के तरीके बढ़ गए हैं, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे काम करने लगा है। 5-6 पॉइंट तो बहुत है, 6 पॉइंट तो बहुत है। अच्छा देखो, मैंने सिर्फ पॉइंट डाले हैं, लेकिन आप सिर्फ पॉइंट डालोगे तो नहीं चलेगा, आपको इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। आप जिसका पास जो भी बुक्स हैं आप रिस्पेक्टिव बुक्स से पढ़ सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, देखी बात ये है, तो इन्होंने पिछली बार का जो पूरा पेपर था वो पेपर इसी एक चैप्टर से बना डाला है। देखो, मेन कंसीडरिंग इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, बहुत बढ़िया, मतलब प्रमोशन नाम के चैप्टर से ही इन्होंने पिछली बार के 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो क्या कह सकते हैं, अच्छी बातें डाल रखे हैं। तो चलो आ जाओ,
दैट्स हाउ आज का हम ये मतलब अपना वो हो गया। अब मैं इससे और दिखा देता हूँ आपको। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, सॉरी ये नहीं, ये खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी खुल जल्दी खुल। हाँ, तो बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, इसको इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस नाम का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस तो भी आप ये आंसर दोगे। बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, बिजनेस इवॉल्व ऐसे हुआ भाई कि पहले, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, नो सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, गलती से गलत बोल दिया। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एक अलग चीज होती है। एक सेकंड एक सेकंड। बिजनेस इवॉल्व कैसे हुआ, बिजनेस इवॉल्व ऐसे हुआ कि पहले चलता था बार्टर सिस्टम। ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले देखो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब हुआ, अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ ऐसा डाटा नहीं है कि जिसके बेस पे मैं ये बोल सकूं इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास बस एक पिछले साल का पेपर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नया आया है आपके बीकॉम में। इसके हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं किसी बेस पे नहीं बोलना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 100% सिलेबस करा रहा हूँ और 100% सिलेबस कराऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब समझ रहे हो ना, बस ठीक समझ लो। अब सुनो, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब पुराने जमाने में गुड्स के बदले गुड्स दे दिए जाते थे। मेरी बकरी ले जा, बदले में मेरे को चावल दे दे, ये हो गया बार्टर सिस्टम। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या है, मेरे को अपनी बकरी देनी है किसी और चावल लेने हैं। सपोज कोई बकरी लेने वाला मिल जाए लेकिन उसके पास चावल ना हो, या फिर मेरे को मतलब कोई बकरी लेने वाला ही ना मिले, तो ऐसी कंडीशन है बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। दूसरी चीज ये देखो आप कि बार्टर सिस्टम में यार बहुत दिक्कतें हैं। पैसा दो जाओ दे दो, खत्म काम। अब बकरी के बदले कितने चावल दें ये कैसे डिसाइड होगा, तो ऐसी दिक्कतें बार्टर सिस्टम में आने लगी। तो बार्टर सिस्टम से इन्होंने शिफ्ट कर दिया विलेज पर, विलेज इकोनॉमी पर। मतलब गांव गांव में अपने वो होने लगे, गांव गांव के अंदर अंदर लोग पैसे वैसे यूज करने लगे। तो ये चीज है। इसके अलावा देखो तो फिर आया पैसा, पैसे के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। फिर पैसों के बाद हम धीरे धीरे टाउन इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए, और आज की डेट में हम लोग बन चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बन चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी। आज की डेट में सारी जो देश है, सारे जो सारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पर आ चुकी है। तो वो लोग बन चुके हैं ग्लोबल इकोनॉमी। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आ गई ग्लोबल इकोनॉमी। अब यार कितने फेजेस हैं। हाँ, तो जबरदस्ती फेज डाल रखे हैं आप, मतलब देख लेना अपने हिसाब से, 5 6 7 बहुत है। क्या बोल लो, 7 बहुत है इतने में जान निकल जाएगी। चलो सुनो, तो पैसा आया, पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसा आने से बहुत सारी सॉल्यूशन हो गए। आप आज के डेट में जाओ, पैसा लेके जाओ, कुछ भी हो जाएगा। पैसे से इंसान तक को खरीद लोगे आप, पैसे से मर्डर करवा दोगे, इतना हो जाएगा। तो पैसों से बहुत फायदा हुआ है। नहीं मैंने नहीं करा रखा, मैं वैसे कॉन्टेक्ट लेता हूँ इन सब चीज़ों के, बट ये बात में बाहर नहीं आनी चाहिए। चलो सुनो, तो देखो टाउन इकोनॉमी। अब देखो टाउन लेवल पे आ गई इकोनॉमी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, आईटी वगैरह बढ़ी, मॉडर्न बिजनेस का आपने फीचर पढ़ा ना, आईटी रेवोल्यूशन हुआ, उसकी बात चल रही है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को छूट वूट दे दी, फिर पॉलिसी वगैरह बनने लगी, ऐसी सब चीज़ें यार। देख लो, देखो देखो देखो, इंजीनियरिंग आगे बढ़ी। ये जो इंजीनियरिंग है, देखो पर्सनली आप अगर बोलो कि मतलब इंजीनियरिंग थोड़ा वैसा है, जॉब नहीं मिलती, बेरोजगार रहते हैं, थर्ड क्लास जॉब है, ये सब आप बोल सकते हो, बट इंजीनियर्स का रोल बहुत अच्छा रहा है सोसाइटी में। ये मानना, एक इंजीनियर इस सोसाइटी को बहुत आगे बढ़ा देता है। एक सिंगल देखो, जो फोन वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, ये सब इंजीनियर नहीं बनाए एक तरह से देखा जाए तो। देखो कॉमर्स का रोल अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। देखो अगर इंजीनियर एक फोन बना रहा है तो एक बिजनेसमैन उस जैसे 1.5-2 लाख 4 लाख 5 लाख फोन ऐसे ही बना देगा। तो अगर इंजीनियर काम बेसिक चीज है तो उससे आगे का काम कॉमर्स का, बट इनके काम को हम पीछे छोड़ नहीं सकते। चलो आगे सुनो, तो इंजीनियरिंग के आगे बढ़ने से हमारा देश का इकोनॉमी भी छोड़ो, वर्ल्ड आगे बढ़ा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है। नेशनल इंटरनेशनल इनसे ही बाहर उठ के सोचा जाए तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन रेज आगे बढ़ी है। सुनो, अगर देखो फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, तो आज आप पढ़ कैसे रहे होते मुझसे। तो ये चीज है। अब देखो हर किसी पे मौका नहीं होता मेरे जैसे टीचर से पढ़ने का जो जिसकी अपनी तारीफ करता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। चलो आ जाओ सुनो, आयरन मेकिंग, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें।
आयरन मेकिंग, अरे यार आयरन बनाने के तरीके बदले हैं यार, स्टीम पावर का यूज करने लगे, सोलर पावर, विंड मिल, और इसके अलावा हाइड्रो पावर, इन सब चीजों का यूज बढ़ा है। केमिकल इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ेगी तो देश का फायदा होगा। देखो केमिकल वगैरह, रिएक्शन वगैरह से ही काफी वो चीजें होती हैं। कोयला वोयला से भी काफी फायदा हुआ है, कोयले से बिजली बनती है, थोड़ी बहुत पानी से ही बनती है। खैर, ट्रांसपोर्टेशन में काफी बदलाव आया है, कम्युनिकेशन एंड आईटी आगे बढ़ा है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन एंड आईटी आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इकोनॉमी और वर्ल्ड आगे बढ़ता चला जाएगा। कम्युनिकेशन एंड आईटी हैज अ वेरी ग्रेट रोल। आगे देखें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वही यार देखो। इसके अलावा देखें तो मॉडर्न बिजनेस में भी काफी वो चीजें हुई हैं, जैसे एडवांस मेथड आए हैं। इम्प्रूव्ड गलत लिखा है, एडवांस लिखना है यहाँ पे। एडवांस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आए हैं। इसके अलावा देखें तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। अभी लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन का फायदा आता है, वो फायदा ये आता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कम लगती है क्या बोल रहे हो? ज्यादा प्रोडक्शन करने से एवरेज कॉस्ट कम लगती है, क्या बात कर रहे हो? मैं तो नहीं मान रहा। देखो अब सपोज दैट आपके 100 रुपए तो लगते ही लगते हैं फैक्ट्री के रेंट के, 100 रुपए आपके रेंट के लगते हैं, और मैं बना रहा हूँ 100 यूनिट। तो ऐसी कंडीशन में आपकी फैक्ट्री के रेंट के 100 रुपए लगते हैं और मैं बना रहा हूँ 100 यूनिट, तो हर यूनिट पे 1 रुपया लगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं बनाने लगूं 1000 यूनिट, तो हर यूनिट पर जो पैसे लगे वो लगा 10 पैसा। दैट्स वाई एवरेज कॉस्ट जो होती है कम होती चली जाती है। चलो देखो, अब देखो स्पेशलाइजेशन। अगर कोई बंदा बार बार एक ही ऐसा काम करता है, कोई बंदा बार बार एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई बंदा सालों साल से हार्ट ठीक कर रहा है लोगों के, तो वो उस चीज में स्पेशलिस्ट बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। उसकी बात चलिए। रिसर्च डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। रिसर्च डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आईटी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है। देखो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गया है, एक विलेज की तरह ट्रीट होने लगा है। जब पूरा वर्ल्ड एक साथ एक विलेज की तरह ट्रीट करोगे, काम चलेगा, बढ़िया तरह से बात बनेगी। देखो आगे देखो, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। पब्लिक यानी कि सरकारी, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट लोगों की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। मैं उन सब की टेक्निकलिटीज पे नहीं जाऊंगा, बस आज के लिए इतना समझो कि पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब होता है क्या बोलते हैं उसे, प्राइवेट सेक्टर वाला। बट इसमें मैं कल आपको इसके थोड़े कंफ्यूजन पर से पर्दे उठाऊंगा, आज नहीं। तो देखो इन सब चीजों का ग्रोथ हुई, मतलब फर्म्स की ग्रोथ हुई, या सीधी बात है, जब फर्म की ग्रोथ हुई तो काम हो गया, एलपीजी पॉलिसी आ गई, उसके बाद देख लो ये देखो प्रोफेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की डिफरेंस दे रखे हैं। वही यार गवर्निंग बॉडी होती है इसमें, जैसे आईसीआई, जो आप वो लिखो प्रोफेशन लिखो, प्रोफेशन आप डॉक्टर, सीए, लॉयर, इनके बारे में सोच के लिख देना, और जो बिजनेस है वो आप लिख देना किसी भी एंटरप्रीनियर को देख कर। तो ये चीज है। इसके अलावा देखें तो हाँ, ये दूसरी यूनिट शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। आज अपने काफी कर लिया, 3 वो कर लिए, मतलब अपन ने करीब 20 नंबर तक का आज हमने कवर कर लिया, 15 से 20 नंबर तक का हमने कवर कर लिया। तो इसमें से मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको। तो ये तो अलग टाइप की क्वेश्चन है। हाँ देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पूछा है हमसे। बिजनेस की डिफाइन लिखनी है, बिजनेस के बारे में बताना है, फीचर वगैरह बताने थोड़े बहुत बिजनेस के, बता देंगे दिक्कत क्या है। फिर पूछे स्टेजेस ऑफ बिजनेस। स्टेजेस यही यार, स्टेजेस कौन गया, स्टेजेस ये स्टेजेस नहीं, स्टेज ऑफ प्रमोशन है। स्टेजेस ऑफ बिजनेस पूछेगा तो ये लिखने पड़ेंगे आपको। रुकना एक सेकेंड। अगर आप स्टेजेस ऑफ बिजनेस लिख रहे हो तो ये लिखने पड़ेंगे। फिर वो स्टेजेस ऑफ प्रमोशन थे मेरे भाई, ध्यान रखना। अगर आप स्टेजेस ऑफ बिजनेस बोल रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन बोल दो या स्टेजेस ऑफ बिजनेस बोल दो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि अगर आप स्टेज ऑफ प्रमोशन पूछेगा तो पहले आइडिया आएगा, आइडिया के बाद हम वो करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम वो करेंगे, मतलब चीज़ों को ढूंढेंगे,
अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज करने के बाद फाइनेंसिंग चलती रहती है साथ साथ में। देखो स्टेजेस ऑफ प्रमोशन पूछेगा तो आप ये लिखोगे, और अगर स्टेजेस ऑफ बिजनेस पूछेगा तो आप ये लिखोगे, ये वाली चीज़ है 5-6 पॉइंट इनमें स्कूल से भी जो आपको याद रह जाए। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बारे में। चलो और क्या रह गया, हाँ ये तो देखो अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, ये देखो नहीं ये भी छोड़ो। तो इतना करते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ सुनो 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 सुनो, आज शाम को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो रात तक इसे खत्म कर लेना, कल नया वो डाल देंगे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट में डालो, एंड तब तक के लिए अलविदा।